हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 9 जिसका नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे होंगे या ये इनके दिमाग में चल रहा होगा कि मैडम ये चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स हमारे बोर्ड एग्जाम में तो आ ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं आ रहा। ये चैप्टर आपके सीबीएसई जो एनसीईआरटी बुक है उससे रिमूव कर दिया गया है। मतलब इस चैप्टर को आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये चैप्टर हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर से हमारे सीयूटी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सीबीएसई की तरफ से जो भी चैप्टर या एनसीईआरटी में जो चैप्टर रिमूव कर दिए गए वो हमें प्रिपेयर करने अपने सीयूटी एग्जाम के लिए। जो आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में वो तो करने ही है, साथ में जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं हमें उनको भी कवर करना है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है, बट इससे क्वेश्चन आपके सीयूटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा कोट है। सक्सेस की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो सक्सेस दौड़ी दौड़ी आपके पास आएगी और कहेगी कि हाँ, तुम में कुछ बात है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो। ठीक है, इसलिए मेहनत करने से कभी आपको पीछे नहीं हटना है, लगातार मेहनत करती रहनी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। किंग्स का मतलब क्या होता है? किंग्स का मतलब होता है राजा। ठीक है, ये तो हमें सभी को पता है। ठीक है, राजा। एंड द क्रॉनिकल्स का मतलब होता है राजाओं पर लिखी गई पुस्तकें। ठीक है, बुक्स उनकी। तो जैसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि अकबर नामा, बाबर नामा, हुमायूं नामा, बादशाह नामा, आलमगीर नामा, ऐसे बहुत सारी बुक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई? क्रॉनिकल्स हो गई। राइट। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं पीछे की हिस्ट्री लेकर चलते हैं कि ये बुक्स क्यों लिखी जाती हैं, ताकि आने वाली जनरेशन उनको याद कर सके, उनको भूले ना। ठीक है, अब हमें अकबर के बारे में कैसे पता चला, हमें हुमायूं के बारे में, बाबर के बारे में कैसे पता चला, औरंगजेब के बारे में कैसे पता चला, शेरशाह सूरी या XYZ कोई भी है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान है या महाराणा प्रताप है। ठीक है, XYZ कोई भी रूलर है, उनके बारे में हमें कहां से पता चलती है? कोई ना कोई तो रिसोर्सेज होंगे ना उनकी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, या तो वो बुक्स होंगी, ठीक है, जिसको क्रॉनिकल्स कहते हैं, या फिर लोगों ने वर्बली बताया होगा, या फिर कहीं ना कहीं उनके ऐसे एविडेंसेस मिलेंगे जिसके बिहाफ पर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं और इससे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसी से ही उन पर्टिकुलर राजा के बारे में पता चलता है। राइट। तो अब हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द मुगल एम्परर बिलीव्ड देमसेल्फ एज द लेजिटिमेट रूलर ऑफ वास्ट द हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब जैसे देखो, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, जनरेशन टाइम एक जैसा नहीं रहता है, तो एक जनरेशन खत्म हुई, दूसरी जनरेशन आई, फिर तीसरी जनरेशन आई, तो जनरेशन टू जनरेशन उनको याद रखा जाए, तो इसके लिए क्या किया गया, बुक्स वगैरह लिखी जाती थी ताकि आने वाले टाइम में भी उनको याद रखा जा सके। ठीक है, तो ये जो सिलसिला था ये एक्चुअल में ये मुगल एम्परर ये मानते थे, बिलीव करते थे ना कि अगर देखो हमें अपने आप को कहीं पर याद करवाना है, ठीक है, कि हम भी एक ऐसे थे, तो अगर युगों युगों तक अगर आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी हमें याद करेगी तो वो कैसे याद करेगी? कुछ ना कुछ तो हमारे बारे में जानेगी ना, और वो जानेगी कैसे? इन रिसोर्सेज से, इन क्रॉनिकल से। ठीक है, तो ऑन द वे क्या कहते हैं, वन वे द ट्रांसमिटिंग देयर विजन वॉज थ्रू द क्रॉनिकल्स, विच अब इनको क्या क्या एक आइडिया सोचता है कि हम क्या कराते हैं, हम क्रॉनिकल्स को लिखवाते हैं, मतलब अपने जीवन पर बुक लिखवाते हैं, जिससे कि वो हमारे इस बुक को पढ़ेंगे और हमारे जीवन के बारे में उनको पता चलेगा। द क्रॉनिकल्स प्रेजेंटेड अ कंटिन्यूअस द क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट। अब इनमें क्या होता है, इनमें क्रॉनिकल्स में क्या होता है, उनके कंटिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। मतलब कि कंटिन्यूअस का मतलब लगातार एक के बाद एक जो भी इवेंट होते हैं, कि पहले जो है उस पर्टिकुलर रूलर का बर्थ होता है, जन्म होता है, फिर किस तरह से उसको नर्चर किया जाता है, कौन कौन से उसने युद्ध जीते, किस किस के साथ बैटल उन्होंने लड़ी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जो उनकी बुक्स में लिखे होते हैं। ठीक है, द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दीज क्रॉनिकल्स वर, ठीक है, तो ये इसके दो एस्पेक्ट होते हैं मोस्टली, मतलब इंपॉर्टेंटली इसके दो तत्व, हम दो एस्पेक्ट हम पढ़ने वाले हैं किसके, क्रॉनिकल्स के। दे वर अ रिपोजिटरी ऑफ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मुगल स्टेट। अब ये जो मुगलों ने अपने जीवन पर जो बुक लिखवाई ना, क्रॉनिकल्स लिखवाई, इससे हमें मुगलों के जीवन के बारे में पता चलता है, कोई भी मुगल रूलर था उनके बारे में पता चलता है। सेकंड, अगर ये क्रॉनिकल्स नहीं होती या इनकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं होती तो शायद आज हम इनके बारे में इतना नहीं जान सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, दीज टेक्स्ट वर इंटेंटेड एज द कन्वेयर्स ऑफ द मीनिंग दैट मुगल एम्परर सॉट टू इंपोज ऑन देयर डोमेन। इससे ये भी पता चलता है कि किस तरह से मुगल
रूलर जो थे वो एक डोमिनेंट नेचर के थे, मतलब किस तरह से वो रूल किया करते थे, उनके राज्य में क्या क्या हुआ करता था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, इनके क्रॉनिकल से। ठीक है, सोट इम्पोज है, इम्पोज का मतलब होता है कि किसी चीज को इम्पोज कर देना, जबरदस्ती उन पर थोप देना। ठीक है, सो टू इम्पोज ऑन देयर डोमेन, तो किस तरह से उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपना रूल किया और किस तरह से वो पॉलिसीज को इम्पोज करते थे इंडिया के ऊपर। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चली है। इसको इम्पोज को हम नेगेटिव सेंस में नहीं ले सकते, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट से हम इसको देखते हैं। जैसे जजिया कर किसी ने लगाया था, जजिया टैक्स, लेकिन अकबर ने इसको रिमूव कर दिया, एक ये भी तो पॉजिटिव थिंग थी ना। तो हमें क्या करना है कि इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, हमें क्रॉनिकल से मिलती है। राइट, तो हम क्या करते हैं, द मुगल एंड देयर एम्पायर, तो कौन से मुगल रूलर ने कितना टाइम रूल किया, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बाबर से स्टार्ट करते हैं। तो बाबर का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, बाबर का टाइम पीरियड था 1526 से 1530, जो कि पानीपत का फर्स्ट बैटल था यहाँ पर। ठीक है, कहां पर देखा हमने, पानीपत का फर्स्ट बैटल। तो पानीपत का फर्स्ट बैटल कब से कब तक हुआ था, पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था, एक मिनट बचा, ठीक है, पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था 1526 में। ठीक है, 1526 में। और 1526 में क्या हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। तो यहीं से ही बाबर ने क्या किया, मुगल साम्राज्य की नींव रख दी, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी, और तभी से ये मुगल रूलर्स का जो पीरियड था वो चलने लगता है। उसके बाद बाबर के बाद आता है कौन, बाबर के बाद, और 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद, इसकी डेथ के बाद में कौन राजा बनता है, कौन रूलर बनता है, ये बनता है हुमायूं, 1530 से 40 और 1555 से 56। अब ये बोलोगी कि मैडम बीच के जो 15 ईयर्स हैं वो कहाँ गए। ठीक है, जरूर दिमाग में आ रही होगी कि बीच के 15 ईयर्स कहाँ गए। दरअसल हुआ क्या था कि 1530 से 40 तक बिल्कुल स्मूथली ये रूल करता रहा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि शेरशाह सूरी के आने के बाद, शेरशाह सूरी में और हुमायूं में दोनों में बैटल होता है, काफी सारे बैटल्स होते हैं, जिसमें 3 से 4 बैटल्स में क्या होता है कि बुरी तरह से हार जाता है। और लास्ट बैटल में तो क्या होता है कि ये अपनी जान बचा करके सफाविद रूलर के पास चला जाता है। तो ये जो बीच में 15 ईयर्स का गैप है ना, ये सफाविद रूलर्स के पास में रह करके अपने आप को स्टैब्लिश करता है। वहीं पर इसने अपनी एक आर्मी बनाई और दोबारा से दिल्ली को कैप्चर करने के लिए वहां से कूच कर देता है। ठीक है, और फिर क्या होता है 1555 में दोबारा से दिल्ली को कैप्चर कर लेता है, दिल्ली पर दोबारा रूल करने लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1556 में इसकी डेथ हो जाती है, बस एक ही साल फिर उसने रूल किया। और फिर इसके बाद राजा कौन बनता है, इसके बाद राजा बनता है कौन, अकबर। अकबर का टाइम पीरियड माना गया है, अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से, देखो 1556 में इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अकबर आता है, 1605 तक रूल करता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखेंगे हम जहांगीर का। अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर आता है, जो कि 1605 से 1627 तक का इसका टाइम पीरियड है। 1627 से 1658 तक शाहजहां का पीरियड, और 1658 से 1707 तक में किसका रूलिंग होता है, किसके रूलिंग पीरियड माना गया है, औरंगजेब का। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो उस ट्रिक से आपको ये सारी चीजें, ये सारे रूलर्स के नेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पता चल जाएंगे। जैसे कि क्या है, भाजसा। ठीक है, भाजसा, अब देखना जरा। ठीक है, भाजसा, जैसे बीजेपी भाजपा है ना, तो आपको भाजसा लर्न करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, फर्स्ट में तो आ गया आपका बाबर। ठीक है, फिर आ गया कौन, हुमायूं। ठीक है, फिर आ गया कौन, अकबर, उसके बाद जहांगीर, देन उसके बाद शाहजहां, और फिर औरंगजेब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या लर्न करना है, आपको लर्न करना है भाजसा। क्लियर? ठीक है, ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट से मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा यहां पर बाबर को डिटेल में जानेंगे। ठीक है, बाबर के बारे में जानेंगे कि इनका पूरा नाम था जाहिरुद्दीन बाबर। ठीक है, वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, सो ही वाज ड्राइवन फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। जब ये बहुत छोटे थे, 8 साल के थे, तभी इनके जो अंकल थे, ठीक है, इनके चाचा जान थे, इन्होंने इनके फादर की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, तो उनके रिप्लेस में इनको वहां का राजा बना दिया जाता है। लेकिन ये बहुत छोटे थे, अभी तो ठीक से उनको समझ भी नहीं थी, 13 ईयर्स के आई थिंक। ठीक है, सॉरी नहीं, 8 नहीं 13 ईयर्स के। तो क्या होता है, इनके अंकल ने इनके साथ में कोई भी कॉन्स्पिरेंसी की या फिर कोई बैटल में इनको हरा दिया, और हराने के बाद इनको वहां से खदेड़ दिया। ठीक है, अब कहीं से इनको पता चलता है कि इंडिया में बहुत टाइम पहले इनके एंसेस्टर्स रूल करते थे। अब उनको देखते हुए ये इंडिया पर क्लेम करता है कि यहाँ का राजा मुझे होना चाहिए। और
फॉर्चुनेटली क्या होता है कि पंजाब के सिंध में जो एक रूलर रूल करते थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको बुलाते हैं, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखकर बताना कौन थे वो, ठीक है। तो पंजाब के सिंध में, ठीक है, क्योंकि अब इब्राहिम लोधी का रूल चल रहा था इंडिया के अंदर दिल्ली पर, ठीक है, तो दिल्ली पर रूल चल रहा था, तो दिल्ली को ही कैप्चर करने के लिए आता है कौन, दिल्ली पर ही कैप्चर करने के लिए आता है बाबर। अब बाबर इब्राहिम लोधी के रहते तो उस पर रूल नहीं कर सकता, तो पहले इब्राहिम लोधी को हराना पड़ेगा, ठीक है। हराने के बाद क्या होगा कि तब जाकर वो दिल्ली पर रूल करेंगे। तो ये क्या करता है कि सेंट्रल एशिया से सेंट्रल एशिया, ये कहाँ का शासक था, ये फरगना का शासक था, ध्यान से सुनना, ठीक है, फरगना का शासक था बाय द एग्रेसिव द उज्बेक्स, ठीक है। ही फर्स्ट द एस्टैब्लिश रूल द काबुल एंड देन इन द 1526। पहले तो ये क्या करता है, फरगना का शासक था, वहां से उज्बेकों ने क्या किया, इसको वहां से खदेड़ दिया और फिर आता है कहां पर, आता है काबुल में। तो काबुल में भी इसकी क्या हो जाती है, रूलिंग स्टार्ट हो जाती है। काबुल को जीतने के बाद, काबुल को एक्वायर करने के बाद फिर ये 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल इब्राहिम लोधी के साथ में लड़ता है और उसमें उसकी जीत हो जाती है और यहीं से ही मुगल फाउंडेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो नासरुद्दीन अब क्या करते हैं कि 1526 से और 30 तक ही बस इसका रूल रहा। उसके बाद कहा जाता है कि जब इसकी डेथ कैसे होती है कि इसको पोलो खेलने का बहुत शौक था, ठीक है ना, तो पोलो, राजा दाहिर था, हाँ, पोलो खेलने का जो शौकीन था ये, तो एक बार क्या होता है कि जैसे पोलो खेलने के लिए गया शाम को, ये घोड़े से गिरने की वजह से इनका जो सर है वो एक पत्थर पर स्टक होता है, ठीक है, पत्थर से लगता है और गहरी चोट की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनके बाद कौन राजा बनता है, नसरुद्दीन हुमायूं। इनका पूरा नाम था नासरुद्दीन हुमायूं, जो कि 1530 से 40 तक और 55 से 56 तक वाज द बाबर सक्सेसर। बाबर का सक्सेसर कौन था, बाबर का सक्सेसर था हुमायूं। Humayun defeated the Surs in the 1555 but died a year later. हुमायूं ने 1555 में सूर डायनेस्टी के शेरशाह सूरी को डिफीट किया और 1555 में फिर से ये क्या करते हैं, दिल्ली को कैप्चर कर लेता है और क्या करता है, ठीक है, दिल्ली को कैप्चर कर लेता है और दिल्ली पर ही क्या करता है, सिर्फ एक ही साल ये रूल कर पाया और उसके बाद इसकी 1556 में डेथ हो जाती है। इसके बाद हम करेंगे, ठीक है, ये कौन थे, हुमायूं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे द ग्रेट मुगल एम्परर कॉल्ड अकबर, ठीक है। तो अकबर मुगल एम्परर के सबसे ग्रेट रूलर माने जाते हैं, सबसे अच्छे रूलर माने जाते हैं। इनका टाइम पीरियड ध्यान से देखना, कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपको लगाने के लिए आएंगे, लेकिन जब तक इनका टाइम पीरियड आपको नहीं पता होगा तो आप वो सीक्वेंस में नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छी तरह से इनके ईयर को देखना है कि कब से कब तक इनका रूलिंग पीरियड रहा था। इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन अकबर, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुगल एम्परर। ही मेड द मुगल एम्पायर लार्जेस्ट। इनके शासनकाल में मुगल एम्पायर बहुत बड़ा बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है और द रिचेस्ट किंगडम ऑफ हिज टाइम, और सबसे अमीर माना जाता है, ठीक है, सबसे अमीर बन गया था इनके शासनकाल में, ठीक है। अकबर वाज द सक्सेसफुल इन द एक्सटेंडिंग द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर टू द हिंदू कुश माउंटेन। इन्होंने अपना ये जो लैंड एक्सपेंशन है ये दूर दूर तक इतना फैला लिया कि इनका साम्राज्य बहुत बड़ा बन गया, यहां तक कि हिंदू कुश माउंटेन तक भी इनकी पहुंच बन जाती है, इनकी बाउंड्री लग जाती है, ठीक है। अकबर सक्सेसर, अकबर के बाद, ठीक है, जब इनकी डेथ हो जाती है 1605 में, तो अकबर के बाद में कौन राजा बनता है, सक्सेसर ऑफ द अकबर वर वॉज जहांगीर, ठीक है। तो वर क्यों लिखा गया, क्योंकि इनके बाद में जितने भी यहाँ पर रूलर्स आएंगे सभी को यहीं पर ही बता दिया गया, मेंशन कर दिया गया, तो उसके बाद में जहांगीर रूलर बनता है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कौन सी, भाजसा, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना है। तो सबसे पहले हमने बाबर को पढ़ा, फिर हमने हुमायूं को पढ़ लिया, फिर अब पढ़ा हमने अकबर को। अकबर के बाद कौन आ गए, जहांगीर आ गए, ठीक है। तो जहांगीर का टाइम पीरियड कितना था, 1605 से 1627 तक। उसके बाद शाहजहां आता है, शाहजहां का टाइम पीरियड है 1628 से 58 तक। औरंगजेब आता है, जो कि औरंगजेब 1658 से 1707। ये जो है मुगल एम्पायर का सबसे जो एक कहते हैं ना कि पावरफुल रूलर में से लास्ट रूलर था ये। इसके बाद से जो भी, ऐसा नहीं था कि औरंगजेब की डेथ के बाद से मुगल एम्पायर बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया था, खत्म हो गया था। बहुत सारे इनके सक्सेसर आते हैं बाद में, लेकिन इतना पावरफुल जब तक कि ये जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, यही रूलर इतने पावरफुल माने जाते हैं। बाकी इनके बाद से जो सक्सेसर आते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इसलिए इसको औरंगजेब को लास्ट पावरफुल मुगल रूलर माना जाता है, ठीक है। हाँ, तो आफ्टर द 1707 फॉलोइंग द डेथ ऑफ द औरंगजेब द पावर ऑफ द डायनेस्टी डिसमिस्ड,
क्या होती है कि इस तक तो औरंगजेब तक तो पावर इनके हाथ में रही, बहुत स्ट्रांग लीडर्स थे ये, ठीक है, बहुत स्ट्रांग रूलर थे ये, तो कोई भी इनकी तरफ ना अटैक करने की या इनके ऊपर आंख उठाने की सोचता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि पता था कि बहुत ही खतरनाक सेना है इनके पास। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, धीरे धीरे उनके वीक सक्सेस की वजह से बाहर के लोग इनका फायदा उठाते हैं, बाहर के आउटसाइडर्स राजा जो है इनका फायदा उठाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, धीरे 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 ये मुगल एम्पायर जो है वो डिसमिस हो जाता है, मतलब डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगता है। और 1857 में 1857 में लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी दैट इज बहादुर शाह जफर सेकंड वाज ओवरथ्रो बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आते हैं तो वो मुगलों की कहां सुनेंगे, मुगलों को तो उनको अपने रास्ते से हटाना था, ठीक है। धीरे धीरे वो सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दी थी जिसकी वजह से बहादुर शाह जफर को 1857 के रिवोल्ट में लीडर बनने की वजह से उनको ये पनिशमेंट दी गई और इनको वहां से दिल्ली से थ्रोन आउट कर दिया गया और कहां भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, जहां पर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट से क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट में देखने वाले हैं द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉनिकल्स इन द मुगल एम्पायर। अब ये क्रॉनिकल्स कैसे लिखी जाती थी, कौन कौन लोग इनके अंदर जो है आते थे, देखना ध्यान से। Chronicles commissioned by the Mughal emperors was the important source of the studying the empire and its the court, ठीक है। तो ये जो क्रॉनिकल्स है ना, ये उनके कोर्ट के, उनके दरबार के बारे में एक सटीक जानकारी देते हैं, साथ साथ में रूलर के बारे में भी सटीक जानकारी देते हैं कि रूलर कैसा था, कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज अपने एरिया में वो लगाता था, अपने राज्य में लगाता था। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से पता चलती है, हमें पता चलती है उनकी क्रॉनिकल से। ऑथर ऑफ द मुगल क्रॉनिकल्स वर फ्रॉम रॉयल कोर्ट। अब ये जो क्रॉनिकल्स को लिखने वाले ऑथर्स होते थे वो उनके कोर्ट से ही होते थे, रॉयल कोर्ट से ही होते थे, उनके राज दरबार ही होते थे, ठीक है। तो द हिस्टोरियन रिटन बाय देम द मेनली फोकस्ड ऑन द इवेंट द सेंटर्ड ऑन द रूलर। तो ये क्या करते थे, राजा की कोई भी इवेंट होती थी, वो कहीं पर बैटल करने के लिए गया है, वहां से विन करके आ गया है, तो उसकी जीत का जो एक वो होता है ना पूरा पैराग्राफ, तो वो मेंशन किया करते थे कि अकबर ने इस युद्ध को इस टाइम में जीता और उस राजा को उसने हरा दिया। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्रॉनिकल्स में लिखी जाती थी। एंड ठीक है, और उसके बाद में राजा की फैमिली के बारे में, कोर्ट के बारे में, उनके रिश्तेदार, उनके जो भी रिलेटिव्स होते थे उनके बारे में, वॉर्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्रॉनिकल्स में लिखी हुई मिली है। सो द टाइटल ऑफ द अकबरनामा, ठीक है, तो इनको बुक को, क्रॉनिकल्स को क्या नाम दिया गया, अकबर के ऊपर लिखी बुक कौन सी थी, अकबरनामा। शाहजहां के ऊपर लिखी, जीवन के ऊपर, वो थी शाहजहांनामा। औरंगजेब पर लिखी हुई बुक कौन सी थी, आलमगीरनामा, ठीक है। आर द हिस्ट्री ऑफ द अकबर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। तो ये उसका हिंदी वर्जन है, राइट। अब चलते हैं आगे की तरफ। अकबरनामा ऑथर्ड बाय द अबू फजल, ठीक है, अकबरनामा को किसने लिखा, अबू फजल ने लिखा, ठीक है। ये है आलमगीरनामा, राइट, और ये है बाबरनामा, ठीक है, ये है शाहजहांनामा। बच्चे क्रॉनिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये क्रॉनिकल्स हैं, ठीक है। अब इसको बताते हैं कि ये क्रॉनिकल्स किसने किसने लिखी थी। अकबरनामा को तो किसने लिखा, अबू फजल ने, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। आलमगीरनामा, और उसके बाद में आलमगीरनामा ने, ये पूछा जाता है कि बाबरनामा को किसने लिखा। यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो मैं आपको बताती हूं। ये जितनी भी नामा जो बुक आई है ना, वो सारी, एक तो ये देख लो कि सारी की सारी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी होती थी, ठीक है, सारी की सारी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी होती थी, राइट, पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद बाबरनामा जो है, जब बाबर ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तब इसका नाम था तुजुक ए बाबरी। तब इसका नाम क्या था, तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी। तब जब बाबर ने इसको खुद से अपना लिखा था, क्योंकि इसको लिखने का बहुत शौक था, इसने अपने जीवन पर ना खुद ही एक बुक लिखी थी, तब इसका नाम था तुजुक ए बाबरी। और ये कौन सी भाषा में लिखी होती थी, टर्किश लैंग्वेज में। कौन सी भाषा में लिखी थी इसने, टर्किश लैंग्वेज है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन जब इसका ट्रांसलेशन करवाया किसमें, पर्शियन लैंग्वेज में, तब इसका नाम क्या पड़ा, तब इसका नाम बाबरनामा रखा गया, ठीक है। तो अब ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी, पर्शियन लैंग्वेज में, ये भी पर्शियन लैंग्वेज में, ये भी पर्शियन लैंग्वेज में, ये भी। मतलब मैंने आपको एक पहचान बता दी थी, एक आइडेंटिटी बता दी कि जो भी नामा वर्ड से जो भी बुक है वो सारी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है। लेकिन इसमें बाबर के ऊपर ना आपके दो क्वेश्चंस आएंगे कि जब बाबर ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम था तुजुक ए बाबरी। फिर जब इसको पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया, तब इसका नाम पड़ गया था बाबरनामा, ठीक है। हुमायूंनामा भी थी, ठीक है। हुमायूंनामा किसने लिखी थी, हुमायूंनामा लिखी थी हुमायूं
नामा, ठीक है। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने, राइट, गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम, राइट। ये कौन थी गुलबदन बेगम? ये हुमायूं की तो सिस्टर थी, ठीक है, बाबर की बेटी थी और अकबर की बुआ जी थी। तो उन्होंने क्या लिखी थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फ्रॉम द टर्किश टू पर्शियन। देखो ये वही चीज आ गई है टर्किश टू पर्शियन में कि क्रॉनिकल्स ऑफ द मुगल, ठीक है, ये जो मुगलों की क्रॉनिकल्स थी, राइट, तो ये जो मुगलों की क्रॉनिकल्स थी, मुगल कोर्ट वर रिटन इन द पर्शियन। तो मुगलों ने मतलब अकबर ने अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी राज्य की, स्टेट की, वो पर्शियन लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया था कि अब सारा कामकाज जो है, हमारा ऑफिशियल जो वर्क होता है वो पर्शियन लैंग्वेज में होगा। तो ये सारी बुक जो थी वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। अंडर द सुल्तान ऑफ दिल्ली, पर्शियन डेवलप्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड फॉर द लिटरली राइटिंग अलोंग विद अदर द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जब अकबर का स्पेशली शासनकाल चल रहा था, तब उसमें डिक्लेयर कर दिया गया था कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? पर्शियन होगी, और सारी चीजें, सारा ऑफिशियल वर्क जो होता था वो पर्शियन लैंग्वेज में ही होता था। लैंग्वेज लाइक द हिंदवी, ठीक है। अब हिंदवी जो है वो दो भाषाओं से मिलकर बना है, टू लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। तो फर्स्ट कौन सी हो गई? हिंदी प्लस उर्दू, ठीक है, हिंदी प्लस उर्दू, इसको याद रखना, ठीक है, हिंदी प्लस उर्दू। तो एंड द रीजनल वेरिएंट, ठीक है, और बहुत सारी रीजनल वेरिएंट्स भी थे। फॉर एग्जांपल किसी की लोगों की लोकल भाषा भी थी, लेकिन लोगों की लोकल भाषा में कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं होता था, खाली वो उसको समझते थे, बोलते थे, इस तरह की एक्टिविटीज किया करते थे। सो मुगल वर द चकदई तुर्क। मुगल कौन थे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हु वर मुगल? मुगल चकदई तुर्क थे। अब ये शायद आपने कभी नाम सुना है कि नहीं सुना है, मैं आपको बताती हूँ चकदई तुर्क कौन थे। चकदई तुर्क थे कि ये जो चंगेज खान था, ठीक है, ये जो चंगेज खान था, राइट, गेंगीज खान, ये चंगेज खान था, इसकी 14वीं डिसेंडेंट, ठीक है, यानी कि इसको 14th डिसेंडेंट को तो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आप ये देखिए कि चंगेज खान के 4 बेटे थे, ठीक है, चंगेज खान के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, राइट। उसमें से एक बेटा जो था वो क्या था? चकदई, ठीक है। तो जो 14वीं मतलब एक ब्रांच से, एक जो ब्रांच थी वो ब्रांच जो है चलते 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 14th नंबर की जो वो थी ना, जनरेशन थी, वो कौन था? बाबर था। तो ये कौन थे? ये चकदई तुर्क थे, राइट। कौन? ये जो मुगल्स थे वो चकदई तुर्क थे। बाय द ओरिजिन हैंस टर्किश वाज द मदर लैंग्वेज, क्योंकि इनकी जो मदर लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? टर्किश थी। कौन सी थी? तुर्की भाषा इनकी मदर टंग थी। पर्शियन मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सो बाबर जो था, बाबर रोट अ पोएट्री एंड हिज ऑटोबायोग्राफी एंड हिज बायोग्राफी, राइट, बाबर नामा इन द टर्किश लैंग्वेज। अब मेरी बात सुनो, ये शायद आपको ये जो गेंगीज खान वाला चैप्टर, ये जो फंडा है, शायद ये समझ में नहीं आएगा, नहीं आया ना, फिर से सुनो। गेंगीज खान की 14th नंबर की यानी कि 14वीं जनरेशन जो थी वो बाबर थी। बाबर मदर साइड से और फादर की साइड से, दोनों से अलग अलग मतलब अलग अलग डायनेस्टी से था, ठीक है। तो जो मदर की डायनेस्टी थी वो किसकी थी? मदर की डायनेस्टी से वो चंगेज खान की वंशज था, ठीक है। और इधर से फादर की डायनेस्टी से वो किसका था? वो था मुगल का, ठीक है, मुगलों का। तो मुगल क्रॉनिकल सच एज द अकबर नामा, तो मैंने कहा ना कि पहले जब बाबर नामा लिखी गई थी, तुजुक ए बाबरी, तब इसको टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था। क्यों लिखा गया था? क्योंकि स्टार्टिंग से ही ये चकदई तुर्क के थे बाय ओरिजिन, मतलब ओरिजिन ही इनका चकदई तुर्क से था। चकदई तुर्क कौन? यानी कि फादर की साइड से, ठीक है, फादर की साइड से ये चकदई तुर्क थे और इनकी जो भाषा थी वो तुर्की भाषा थी। आफ्टर दैट बाबर रोट, इसीलिए बाबर ने अपनी जो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी वो टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी, जो कि मैंने अभी बताया, तुजुक ए बाबरी। बाद में इसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मुगल क्रॉनिकल सच एज द अकबरनामा रिटन इन द पर्शियन, ठीक है, अकबरनामा को पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया। बाबर्स मेमोरी वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम द टर्किश टू पर्शियन। आ गई ना वही बात, टर्किश से पर्शियन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके इसका नाम रखा गया बाबर नामा, ठीक है। द मेकिंग ऑफ द मनुस्क्रिप्ट। बच्चे देखो, मनुस्क्रिप्ट को लिखने में ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते थे। कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते थे? ध्यान से देखना। सो ऑल बुक्स ऑफ द इन द मुगल इंडिया were handwritten the text and the that is the manuscript, ठीक है। तो मुगल, all books in the मुगल इंडिया were handwritten। तो जितनी भी ये लिखी जाती थी, जितनी भी ये बुक लिखी जाती थी, तो उनमें ना काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। और वो बुक जो थी वो एक किताब
खाना यानी कि बुकों को लिख करके और उसको जैसे हमारे यहाँ लाइब्रेरी होती है ना, तो बुक्स को वहां पर रख दिया जाता था, ठीक है। तो द इंपेरियल किताब खाना वॉज सेंटर द मनुस्क्रिप्ट प्रोडक्शन। तो इस मनुस्क्रिप्ट को लिखने में इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते थे। पहले बुक हाथ से लिखी जाती थी, यहां पर देखो लिखा गया कि ऑल बुक्स इन द मुगल इंडिया वर हैंड रिटन टेक्स्ट, ठीक है। तो वो हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखने पर भी अलग अलग लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे। फॉर एग्जाम्पल कि टेक्स्ट को लिखने वाला कोई और होगा, पेज मेकर कोई और होगा, कैलीग्राफी कोई और होगा, चित्रकारी कोई और करेगा, बाइंडिंग कोई और करेगा। तो काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे। वही सारी चीजें इसमें दी हुई है कि मनुस्क्रिप्ट को लिखने में काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे। द क्रिएशन ऑफ द मनुस्क्रिप्ट इन्वॉल्व्ड अ नंबर ऑफ द पीपल परफॉर्म्ड अ वैरायटी ऑफ टास्क दीज टास्क वर। अब ये कौन कौन से टास्क थे देखना, कौन कौन से काम थे, ध्यान से देखना इधर। यहां से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। पेज मेकर, एक पेज मेकर होता था जो कि क्या करता था, मनुस्क्रिप्ट के लिए पेज तैयार करता था, ठीक है। जैसे भी वो करता था कि पेड़ की छाल से काट करके उसका पेज बनाया करते थे। तो पहले ऐसे होते थे कि पत्तों पर लिख देते थे या उसकी ऐसा थोड़ा सा पेपर सा बना करके उस पर लिख दिया जाता था। तो प्रिपेयर्ड फॉइल्स ऑफ द मनुस्क्रिप्ट, तो ये पेज तैयार करता था। हाई स्टेटस एंड गेट टाइटल एंड रिवॉर्ड, इसके काम से इसको अच्छी अच्छी टाइटल्स दी जाती थी, उपाधियां दी जाती थी और साथ में इसको अच्छा खासा पैसा भी मिलता था, अवार्ड भी मिलता था, इनाम वगैरह भी दिया जाता था। फिर उसके बाद होते थे स्क्राइब्स, लिखने वाले, और कैलीग्राफर, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। लिखने वाला कोई और होता था, ठीक है, उसका भी स्टेटस हाई होता था, कॉपीड द टेक्स्ट। उसके बाद गिल्डर्स होते थे। गिल्डर्स क्या होते थे, जो भी कटे फटे पेज हो जाते थे, जो भी थोड़ी सी थर्ड क्वालिटी के पेजेस होते थे, उनको एलिमिनेट करने का काम किया करता था। कौन, गिल्डर्स, ये गिल्डर्स, ठीक है। उसके बाद पेंटर होता था जो उसमें पेंटिंग वगैरह करता था, चित्रकारी वगैरह किया करता था, ठीक है। इलस्ट्रेटेड द सीन फ्रॉम द टेक्स्ट, अब राजा का सीन, राजा के दरबार का सीन लेना है तो वो क्या करता था, उस सीन को देख करके और वो बुक में इसी तरह से उसका सीन क्रिएट कर देता था, मतलब पेंटिंग बना दिया करता था। नेक्स्ट आता है बुक बाइंडर। जब ये मनुस्क्रिप्ट पूरी पेजेस लिख दिए जाते थे तो बुक बाइंडर के पास जाती थी ना, ऐसे ही उस बुक बाइंडर को क्या, मतलब बुक बाइंडर के पास जाती थी, गैदर्ड द इंडिविजुअल फॉइल्स एंड सेट देम विद इन द ऑर्नामेंटल, और फिर उनको सभी पेजेस को कलेक्ट करके फिर उसको बाइंड कर देता था। इस तरीके से एक बुक तैयार होती थी, मनुस्क्रिप्ट तैयार होती थी। और यही बुक क्या होती थी, किताब घर में, किताब खाना में रखी जाती थी, लाइक अ लाइब्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट, द पेंटेड इमेज। देखो इमेज जो होती है ना, इमेज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेंटिंग ही से ही, तो आप रोड पर जाते हो, कोई बैनर देखते हो, कहीं पर कुछ लिखा होता है, कोई कार्टून बना होता है, कोई भी इमेज बनी होती है, न्यूज़पेपर में देखते हो आप, टेलीविजन में देखते हो, कार्टून्स बने होते हैं, कोई भी पिक्चर बनी होती है, तो ये पिक्चर्स ना कुछ बोल करके बहुत कुछ बता देती है ना। अब जैसे ये राजा के दरबार का सीन है, तो यहाँ पर काफी सारे लोग कुछ को कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। तो क्या होता था, जैसे आपने बचपन में जो है, जब आप 4th या 5th क्लास में होंगे तो आपके ना एक पिक्चर को दिखा करके उस पर एक टेक्स्ट लिखने को एक क्वेश्चन आता था कि आपको पिक्चर को देखते हुए आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। शायद 2nd या 3rd में होगा कि बच्चों की नॉलेज चेक करने के लिए कि बच्चा लिख भी पाता है कि नहीं लिख पाता। तो आप क्या करते होंगे कि चीजों को देख करके आपने वो जो चीजें जो दिखाई दे रही आपने उसी को एक पैराग्राफी फॉर्म में लिख दिया। कहने का मतलब वो पिक्चर ने आपको नहीं बताया, लेकिन आपने उसको आइडेंटिफाई किया और पता लगा लिया कि ये चीजें हैं। ऐसे ये जो पेंटिंग होती है ना, ये रीडर को ना कुछ बोल के काफी कुछ बता देती है। तो ये पूरा राजा के दरबार का यानी कि रूलर के कोर्ट का सीन है। क्रॉनिकल्स द नरेटिंग द इवेंट मुगल एम्परर्स, नरेटिंग का मतलब होता है नरेट करना, द इवेंट ऑफ अ मुगल एम्परर्स रीजन आल्सो कंटेन द इमेज अलोंग साइड विद द रिटन टेक्स्ट। जब ये इमेज जब किसी बुक के साथ में किसी, अब छोटे बच्चे को क्या A फॉर एप्पल सिखाया जाता है, B फॉर बॉल सिखाया जाता है। अगर मान लो वो पिक्चर नहीं दी होती है, ठीक है, वो एप्पल की पिक्चर नहीं दी होती, तो क्या वो बच्चा इजीली उसको समझ पाएगा? शायद तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर A फॉर एप्पल, अब उसको ये बता दिया जाए कि बच्चे A फॉर एप्पल ये होता है। अब वो जब बिना पिक्चर के इसको पढ़ेगा तो समझ नहीं आएगा, इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। रीडर को इंटरेस्ट कब आता है? जब उसके साथ में उसकी इमेज लगी होती है। सही कह रही हो ना? आपको भी अगर बुक को सिर्फ इसमें कंटेंट भर दिया जाए, उसमें सिर्फ रिटन ही सारी चीजें लिख दी जाए, मजा नहीं आएगा। जब तक उसमें पिक्चर, डायग्राम, उसमें मैप, ये कुछ ना हो ना, तब तक मजा नहीं आता, ठीक है। सेम ऐसे ही बताया जाता है इसमें कि द इवेंट को विजुअल फॉर्म देने के लिए पेंटिंग्स का यूज किया जाता था, ठीक है, ताकि उस विजुअल एनिमेशंस को देखकर, विजुअलिटी को देखकर के लोग, रीडर, उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाए। नाउ द उलेमा पोर्ट्रेट द ह्यूमन। उलेमा कौन होता है? उलेमा होता है जो उनके जैसे हिंदुओं में क्या होता है कि हिंदू जो भी रूलर होता है तो उसको गाइड करने के लिए एक ब्राह्मण होता है, एक
वेद वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऋषि मुनि होता है ना बड़ा, जो उनको आगे क्या करते हैं कि धर्म के बातों को बताते हैं कि राजा का धर्म ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, जैसे भगवान श्री रामचंद्र के भी तो दरबार में थे ना। ऐसे ही हिंदुओं में जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो राजा को गाइड करते हैं, और मुस्लिम रूलर में भी जो राजा को गाइड करने वाले होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको उलेमा कहा जाता है। ठीक है, पोर्ट्रेट द ह्यूमन बींग्स इन द इस्लामिक प्रोहिबिशन। अब ये क्या करते हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचकर देखा जाए तो इस्लाम धर्म में ना पेंटिंग को प्रोहिबिटेड किया गया था। पहले कोई भी पेंटिंग नहीं होती थी। अभी तक आपने कोई अल्लाह की फोटो वगैरह देखी है? नहीं ना। तो ये जो पेंटिंग्स वगैरह थी ना, ये इस्लाम धर्म में पहले प्रोहिबिटेड थी। तो एनश्राइंड द कुरान एज वेल एज द हादिस। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द शरिया चेंज विद द टाइम। लेकिन फिर धीरे धीरे शरिया के अकॉर्डिंग, शरिया क्या होता है बच्चे? शरिया होता है इस्लामिक रूल्स का जो वो होता है ना, इस्लामिक रूल को बोलते हैं शरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इस्लामिक रूल। ठीक है, इस्लामिक रूल दैट इज कॉल्ड शरिया। ठीक है, तो धीरे धीरे ये उसमें चेंज होता गया। ठीक है, सो मुस्लिम रूलर इन द मेनी एशियन रीजन ड्यूरिंग द सेंचुरीज ऑफ एम्पायर बिल्डिंग रेगुलरली कमीशनड आर्टिस्ट टू पेंट देयर द पोर्ट्रेट्स एंड द सीन्स ऑफ द लाइफ इन देयर किंगडम। तो वो क्या करते थे, अपने कोर्ट के सीन, ठीक है, वो अपनी लाइफ के कोई भी बहुत ही अच्छा हैप्पी मोमेंट वाला होता था उसका सीन, ताकि लोग ये देख करके जान सके कि भाई उस टाइम में पर्टिकुलर उस राजा के साथ में क्या हुआ करता था और किस तरह से जो प्रजा थी या राजा था कितने खुशहाल तरीके से रहते थे। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, अकबर नामा एंड द बादशाह नामा। राइट, तो अकबर नामा एंड बादशाह नामा वर द मोस्ट वेल नोन मुगल ऑफिशियल हिस्ट्रीज। तो ये जो बाबर नामा है, बादशाह नामा किसके ऊपर लिखी गई है? बादशाह नामा लिखी गई है किसके ऊपर? शाहजहां के ऊपर। ठीक है, शाहजहां के ऊपर। तो शाहजहां नामा, ठीक है, और बादशाह नामा दोनों एक ही शाहजहां के ऊपर ही लिखी गई है। वर द मोस्ट वेल, ये दोनों ही बुक मुगल एम्पायर को जानने के लिए, उनके जीवन के बारे में जानने के लिए, उनके शासन काल को जानने के लिए, पूरे के पूरे मुगल जो है डायनेस्टी को या एम्पायर को जानने के लिए ये दोनों बुक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो मनुस्क्रिप्ट कंटेन एन एवरेज 150, मनुस्क्रिप्ट में करीब करीब जो है 150 फुल पेजेस होते थे, मतलब फ्रंट और बैक दोनों में। राइट, उसके बाद और द डबल पेजेस पेंटिंग बैटल्स। तो इसमें क्या होता था, एक तरफ तो कंटेंट होता था तो दूसरी तरफ क्या होती थी, पेंटिंग वगैरह बननी होती थी, चाहे वो बैटल की थी, ठीक है, या फिर कैप्चर्स की थी, या फिर ब्लॉक हेड्स की थी, हंट थी, या फिर उसकी थी बाइंडिंग की थी, कंस्ट्रक्शंस, कोर्ट सीन एटसेट्रा। तो ये बुक के ना बीच बीच में इनको भी इंसर्ट किया जाता था, पेंटिंग वगैरह को बनाया जाता था। तो ये है अकबरनामा और ये है बादशाहनामा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अकबरनामा। अकबरनामा के बाद में थोड़ा सा हम जानेंगे कि अकबरनामा को किसने लिखा था। अबू फजल ने लिखा था, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और 101% ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अकबरनामा को किसने लिखा था? अकबर के जो कोर्ट पोएट थे, ठीक है, जिनका नाम था अबू फजल। ये अबू फजल अकबर का बहुत ही खास दोस्त कह सकते हो, मित्र मतलब वो कह सकते हो आप, क्या बोलते हैं, मतलब सब कुछ सर्वे सर्वा, बहुत ही क्लोज रिलेशन था अकबर का अबू फजल के साथ में। प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द अकबर्स रीजन। अबू फजल वाज वेल रीड इन अरेबिक। अबू फजल ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसको पर्शियन ही आती थी, काफी सारी भाषाओं का ज्ञाता था वो, काफी सारी लैंग्वेजेस आती थी उसको। ठीक है, अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक, ठीक है, फिलॉसफी एंड द सूफिज्म। राइट, तो इन सभी के बारे में उसको बहुत नॉलेज थी। ही वॉज पावरफुल डेप्टर, तो बहुत पावरफुल डेप्टर भी था। कभी डिबेट हो जाती थी तो वो डिबेट में हमेशा विन करता था। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो तरह तरह के एग्जाम्पल्स देता था और अपनी बात को प्रूफ करके दिखाता था। तो इसीलिए इसको एक पावरफुल डेप्टर भी बोला गया है, डिबेटर भी बोला गया है। एंड द इंडिपेंडेंट थिंकर हु कंटिन्यूसली अपोज द व्यूज ऑफ द कंजर्वेटिव द उलेमा। ठीक है, और ये अकबर का सबसे खास होने की वजह से ना बाकी लोग इससे ना थोड़ा सा जालिस फील करते थे। इंटरडिपेंडेंट थिंकर, ये किसी की मदद नहीं लेता था, ये इंटरडिपेंडेंट थिंकिंग था, मतलब थिंकर था ये, अपने आप सोच करके किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो खुद सोचता था उसका सॉल्यूशन और तब जाकर के उसको सॉल्व करता था। हु कंटिन्यूसली अपोज, ये अपोज कौन करता था? अब देखो, जो को सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, अब किसी को राजा किसी को बहुत अच्छा मान रहा है और बहुत ही नजदीक की जो एक वो है ना क्या रिलेशन है,
ठीक है, तो वो क्यों राजा के साथ इतना अटैच है, तो क्या इसकी क्या खास बात रही होगी, तो वो अपने काम की वजह से ऐसा था। लेकिन बाकी लोग इसको अपोज करते थे कि ऐसा क्यों है कि अबू फजल को ही अकबर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। सो द व्यूज ऑफ द कंजर्वेटिव उलेमास, तो जो उलेमा होते थे जो धार्मिक वगैरह जो एक्टिविटीज किया करते थे या धर्म के बारे में राजा को गाइड किया करते थे, ये बहुत ज्यादा जेलिस करते थे, क्योंकि ये जो था अबू फजल, ये उनकी बातें कम सुना करता था और जो भी वो बातें बोलते थे उनको प्रूफ के साथ उनका वो मांगता था, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन मांगता था कि ऐसा है तो क्यों है, प्रूफ दो। और अगर नहीं प्रूफ कर सकते थे तो वो अपनी बात से उनको प्रूफ करके दिखाता था। तो इसलिए जो उलेमास थे वो उनकी बातों को बहुत अपोज किया करते थे। 1602 में क्या होता है, अबू फजल सफर्ड अ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है बच्चे, षड्यंत्र होता है, ठीक है, षड्यंत्र, ठीक है। तो ये कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाता है, मेड बाय द प्रिंस सलीम। और ये किसने किया था, ये सलीम ने किया था। सलीम कौन, अनारकली का सलीम, कौन, जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर इससे बहुत जलता था, बहुत जेलिस करता था और इसने बीर सिंह बुंदेला की मदद से इसका मर्डर करवा दिया 1602 में। ये मुगल एम्पायर ही ऐसे थे और मुगल एम्पायर में ही ये जो एक दूसरे को मार करके ये जो राज सिंहासन को हथियाना होता था ना, तो ये बहुत मतलब अपनों को ही मार करके वो पावर को हासिल करना चाहते थे। और ये सिर्फ मुगल डायनेस्टीज में देखा गया, ये सिर्फ मुगल एम्पायर में देखा गया। बाकी तो ठीक है, किसी राजा ने किसी के ऊपर अटैक किया तो वो तो कोई और होगा जिसके ऊपर अटैक किया है, लेकिन यहाँ तो खुद अपने ही अपनों को मार रहे हैं। इसको कहा जाता है धर्मांत का युद्ध, जिसमें कि जैसे औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को मरवा दिया था, ठीक है। और जैसे क्या किया था, औरंगजेब ने शाहजहां को भी उसमें कैद करवा दिया था, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे इसमें अंदर ही अंदर इंटरनली ऐसे ग्रुपिंग बन जाती है, ऐसे कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर देते हैं कि जिसमें अपने ही अपनों को मार देते हैं। इसी को धर्मांत का युद्ध कहा जाता है। तो बीर सिंह बुंदेला की मदद से 1602 में अबू फजल को सलीम प्रिंस की गाइडेंस में उसको मार दिया गया था, ठीक है, मरवा दिया गया था। बादशाहनामा को किसने लिखा था, अब्दुल हामिद लाहौरी, अ स्टूडेंट ऑफ द, ये कौन थे, ये अबू फजल का स्टूडेंट था। जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो ना, ऐसे ही क्या था, अबू फजल का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था अब्दुल हामिद लाहौरी। वाज द ऑथर ऑफ द बादशाहनामा, राइट। तो बादशाहनामा कंटेन अ ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द एम्परर शाहजहां रूल इन द 3 वॉल्यूम्स। तो ये क्या करता है, ये बादशाहनामा कंटेन द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द एम्परर शाहजहां रूल इन द 3 वॉल्यूम। तो ये उस बुक को, शाहजहांनामा को 3 भाग में बांटता है, मतलब उसकी 3 बुक बनती हैं, ठीक है। सो ऑफ द 10 लूनर ईयर्स दीज वॉल्यूम्स वर लेटर रिवाइज्ड बाय द शाहजहां। जब ये तीनों बुक बन गई तो इसको रिवाइज किया गया, ठीक है, शाहजहां से इसने रिवाइज, ठीक है। तो लेटर रिवाइज बाय द शाहजहां। तो शाहजहां के एक वजीर थे, ठीक है, एक वजीर थे जिसका नाम था शादुल्ला खान। शादुल्ला खान को जब ये तीनों बुक पढ़ने के लिए दी कि देखो इसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, तो इसको बार बार 3 बार इसको रिवाइज करवाया गया, तब जाकर इसको एक फाइनल लुक दिया गया, फाइनल इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, तब जाकर इसको पब्लिश किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब क्या होता है कॉलोनियल पीरियड, मतलब कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आ गए थे और रूल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिशर्स पीरियड है इसी को क्या कहा जाता है, कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल का मतलब होता है जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरी पुअर कंट्री के ऊपर आकर रूल करने लगती है, तो वहां पर कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिगिन टू स्टडी द इंडियन। तो जब ये कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हो गया था तो इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया। इन्होंने कहीं ना कहीं सुना हुआ था कि इंडियन हिस्ट्री, इंडिया का पास्ट जो बहुत ज्यादा ग्लोरियस रहा है, इंडिया के पास इतना पैसा था और तरह तरह की इसमें एक्टिविटीज होती थी, बहुत तरह के लोग रहते थे, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इंडिया के बारे में सुनी थी। तो इनका इंटरेस्ट इंडिया के पास्ट को जानने में लग जाता है, राइट। तो एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल, ये क्या होता है, इसके लिए एक सोसाइटी क्रिएट की जाती है जिसका नाम था एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल में ही, फाउंडेड बाय द, तो ये किसने स्टार्ट करी थी एस्थेटिक सोसाइटी, सर विलियम जोन्स ने। कब करी थी, 1794 में। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अंडरटुक द एडिटिंग, प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ द मेनी इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर विलियम जोन्स और इनकी कमेटी ने पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ना, तो इसमें काफी सारी मैन्युस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट किया गया अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है। सो एडिटेड वर्जन ऑफ द अकबरनामा, बादशाहनामा वर द फर्स्ट पब्लिश बाय द
एसेटिक। तो ये जो वर्जन किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है, अकबरनामा को भी ट्रांसलेट किया गया, बादशाहनामा को भी ट्रांसलेट किया गया, और ये दोनों ही बुक जो है वो सबसे पहले एसेटिक सोसाइटी ने ही पब्लिश करी थी, जो उसका ट्रांसलेटेड वर्जन था। सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी, तो ये कब पब्लिश की गई थी? 19th सेंचुरी में बाय द एसेटिक सोसाइटी। इन द अर्ली 20th सेंचुरी द अकबरनामा वॉज ट्रांसलेटेड, अकबरनामा को 20th सेंचुरी में इंग्लिश में इनटू इंग्लिश बाय द, तो अकबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? हेनरी बेवरिज को, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ द हार्ड लेबर, बहुत मतलब पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, एक एक टेक्स्ट को पढ़ करके उसका मीनिंग निकालना, तो इसके लिए काफी टाइम लगा उनको, बट एटलीस्ट ही गॉट सक्सेस, राइट। बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद में, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद में एटलीस्ट ये क्या करते हैं, इसका वर्जन इंग्लिश में कर देते हैं। ओनली एक्सपर्ट ऑफ द बादशाहनामा हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश टू डेट, ठीक है। द टेक्स्ट इज नॉट स्टिल नॉट ट्रांसलेटेड कंप्लीटली, क्योंकि अकबरनामा के बाद, ठीक है, बादशाहनामा को भी ट्रांसलेट करने का जो एक सिलसिला था वो जारी चलता रहा, लेकिन अभी तक इसको कंप्लीटली ट्रांसलेट नहीं किया जा चुका है। इस पर अभी रिसर्च चल रही है, इस पर अभी ट्रांसलेशन चल रही है, तो जल्दी ही जब ट्रांसलेशन इसकी हो जाएगी पूरी की पूरी इंग्लिश में, तब इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। ये कौन थे? ये थे सर जॉन विलियम्स, जिन्होंने एसेटिक सोसाइटी 1784 में इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि द आइडियल किंगडम। आइडियल किंगडम किसको कहा जाता है? ठीक है, एक आदर्श राज्य किसको कहा जाता है? जिसका राजा बहुत बुद्धिमान हो, बहुत पावरफुल हो, अपनी प्रजा की देखभाल करता हो, अपनी प्रजा को खुश रखता हो, यही तो होता है ना कि आइडियल जो किंगडम होता है, यही होता है। तो इसमें क्या बताया, और सबसे बड़ी बात कि लोगों के साथ में जस्टिस बहुत अच्छा करता हो, है ना, कि अगर किसी ने कोई गलती करी है, मिस्टेक करी है, तो उसकी जजमेंट बहुत अच्छे से, समझदारी से होनी चाहिए। और ये समझदारी, ये जो क्वालिटी थी, ये मुगल रूलर की ऐसी क्वालिटी थी जो कि हर कोई इसको पसंद करता था। कोर्ट क्रॉनिकल्स ड्रू अपॉन अ मेनी सोर्स थ्रू दैट द पावर ऑफ द मुगल किंग केम द डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड। अब एनसीईआरटी में ना इस तरह की एक पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है। इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिएगा, कई बार इससे वैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जो ऊपर से देख रहे हैं ना, ये जो आप ऊपर वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, तो ये क्या बताया गया है? ये एक डिवाइन, मतलब ये भगवान का, अल्लाह का घर है, और यहाँ से ये जो इनके दो मैसेंजर हैं, ठीक है, ये इनको मुगल एम्परर को हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, एक तरह से इनको ब्लेसिंग्स देने के लिए। इनकी जो मेहनत, जो एक ब्लेसिंग्स है, वो मुगल एम्परर के ऊपर हमेशा बनी रहती है, ठीक है। पहला तो ये वो हो गया, टॉपिक हो गया, पॉइंट हो गया। सो अबू फजल प्लेस द मुगल किंग वाज द हाईएस्ट पोजीशन इन द हायरार्की, ठीक है। अब दूसरे में क्या बोला जाता है? आप ये देख रहे हो ना, ये गॉड है, ठीक है, ये इस तरह की एक चेन देख रहे हो, ठीक है। ये क्या है कि यहाँ जो है वो मुगल एम्परर को हेल्प कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अगर कोई जस्टिस करने में अगर उनको कोई भी भूल चूक हो जाती है, तो वो उनको गाइड करते हुए दिखाते गए हैं कि हमारी नजर हमेशा उस रूलर पर रहती है। तीसरा यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये ब्लैक कलर का ये दिखाया गया है सर्कल सा, ये बुराई का प्रतीक होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या कर रहा है? मुगल एम्परर इस बुराई का अंत कर रहा है, और ये है मुगल एम्परर, और इनके यहाँ पर ये देख रहे हो ना, वो देख रहे हो, राइट। तो ये जो बहुत ही तेज पुंज जो होता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन मुझे इसका नाम बताना क्या है। तो ये जो है मुगल एम्परर के ऊपर दिखाया गया कि देखो कितना तेज पुंज है इनके उसमें चेहरे पर, ठीक है, नूर जिसको बोलते हैं ना वो, राइट। और उसके बाद ये देखिए, ये अल्लाह का मैसेंजर है, ठीक है, ये भगवान के मैसेंजर है, और किस तरह से उनको हेल्प कर रहे हैं उनके हर उसमें। इसको देखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसमें एक टाइगर, एक लायन और एक लैम दिखाया गया है, यानी कि एक शेर और एक भेड़ बकरी को दिखाया गया है, जिसमें कि बताया गया है, ये शो करता है, सिंबलाइज करता है कि मुगल एम्पायर में स्ट्रांग भी, मतलब बलशाली भी, और कमजोर व्यक्ति दोनों मिलजुल कर रहते हैं। कोई किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हर तरह के व्यक्ति इसमें रहते हैं। तो इसमें बताया गया है अबू फजल प्लेस द मुगल किंगशिप एट द हाईएस्ट पोजीशन। अबू फजल ने कहा कि मुगल जो किंगशिप थी वो बहुत ही अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर थी इन द हायरार्की ऑफ थिंग्स दैट व्हिच रिसीव द लाइट फ्रॉम द गॉड, जो कि भगवान से इनको लाइट अप किया जा रहा है, ठीक है, भगवान से इनको लाइट अप किया जा रहा है हर तरीके से। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, भगवान इनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। लाइट फ्रॉम द गॉड, जिसको कहते हैं फर इजादी, ठीक है। सो दिस आइडिया वॉज टेकन फ्रॉम द फेमस ईरानी। तो ये आइडिया जो है, ये वाला आइडिया, पेंटिंग का आइडिया कहां से लिया है? ये लिया एक ईरानियन सूफी थे जिसका नाम था शिहाबुद्दीन सराहवर्दी। तो ये आइडिया वहां से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
यूनिफाइंग द फोर्स, अब क्या करते हैं, यूनिफाइंग फोर्स का मतलब होता है किसी चीजों को यूनाइट करना। मुगल क्रॉनिकल शो दैट द एम्पायर हैड मेनी डिफरेंट एथिक एंड रिलीजन कम्युनिटी लाइक द हिंदू। मुगल एम्पायर में काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे, हिंदू भी रहते थे, जैनिस भी रहते थे, ठीक है, ज़ाराथुस्ट्रियन भी रहते थे, मुस्लिम्स भी रहते थे, अलग अलग तरह के लोग रहते थे, लेकिन अलग अलग होते हुए भी वो लोग किस तरह से यूनाइट होकर रहते थे, तभी इसका नाम यूनिफाइंग द फोर्स कहा गया है, राइट। तो अकबर ने ना इसको एक गुलदस्ते की फॉर्म दी है कि मेरे दरबार में, क्योंकि उनके दरबार में काफी हिंदू जो मंत्री भी, हिंदू मंत्री भी थे, ठीक है, और मुस्लिम्स भी थे, और आपके तुर्की भी थे, ईरानी भी थे, अफगानी भी थे, तो अलग अलग तरह के उनके कर्टियर्स थे। तो उन कर्टियर्स के अलग अलग तरह को क्या बोला गया है कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हो कि ये जो फ्लावर पोट होता है, ये जो भी बुके होता है, तो इस बुके में ना काफी डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, और ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको एक बुके की फॉर्म दे देते हैं, है ना, गुलदस्ते की फॉर्म दे देते हैं। द एम्परर्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज फ्री टू स्टेट फ्रॉम द कंट्रोल द रिलीजन ऑर्थोडॉक्सी द रिजिड एंड द ओल्ड थिंकिंग, ठीक है। तो ये एक तरह से इस बात को दर्शाता है कि इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग तरह के लोग थे, वो अलग अलग धर्मों को मानते थे, लेकिन फिर भी वो इकट्ठे रहते थे। तो इसमें अनेकता में एकता वाला जो कंसेप्ट है ना, इसमें वो दिखाया गया है, ठीक है ना, तो वो बताया गया है। तो ये रिजिड एंड द ओल्ड थिंकिंग, तो वो क्या करते थे, एम्परर्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज फ्री द स्टेट। तो इनका ऑब्जेक्टिव रहता था कि हम ना किसी को बाउंड करके ना रखें। जैसे अकबर की हम बात बताएं, ठीक है, अकबर ने कहा कि मेरी तरफ से हर किसी को छूट है कि वो अपने तरीके से अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बना सकता है, मेरी तरफ से किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई बाउंडेशंस नहीं है, ठीक है। इसलिए वो स्टेट को इस तरह से फ्री रखना चाहते थे, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट आता है सुलह कुल। तो ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत बार पीछे जब ये चैप्टर आता था तो पूछा गया था, और सीयूटी में पूछा जाता है कि सुलह कुल क्या होता है। अबू फजल डिस्क्राइब द सुलह कुल। देखो सुलह कुल का मतलब क्या होता है, सुलह का मतलब क्या होता है, सुलह का मतलब क्या होता है, संधि, ठीक है, एक तरह की मित्रता। तो अबू फजल डिस्क्राइब द आइडियल सुलह कुल एज द बेसिक पिलर एंड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न रूल। तो ये जो सुलह कुल ना, सुलह कुल ये एक ऐसा बेसिक फंडा था, ठीक है, जो कि अलग अलग तरह के लोगों को यूनाइट करने का काम करता है। अब सुलह कुल में क्या किया गया था, जैसे अकबर ने किसी को भी बाउंड नहीं किया था, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था कि तुम्हें अपने धर्म को फैलाना, उसका प्रचार करना, तुम मस्जिद ना बना करके मंदिर बना रहे हो तो इस तरह का काम तुम्हें नहीं करना, इसके लिए तो रोका नहीं था, ठीक है। तो ये सिंबलाइज करता है इस तरह के, ठीक है। तो ये बेसिक पिलर था एंड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न रूल। तो मॉडर्न तरीके से रूल करने का एक ये बेसिक आइडिया यहीं से ही इमर्ज होकर निकलता है। एज पर द सुलह कुल ऑल द, तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है, all the religion and the schools of thought had freedom of express, but they were not supposed to lower authority of the state and fight among themselves. सुलह कुल का मतलब होता है एक तरह से ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द गॉड एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ द एम्परर, कि मेरे राज्य में, ठीक है, सभी धर्मों को एक समान समझा जाएगा। तो सुलह कुल में क्या बताया, ऑल द रिलीजन एंड स्कूल ऑफ थॉट, तो जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें भी बताया गया है, हैड फ्री टू एक्सप्रेस। तो मैंने अभी बताया ना कि सभी को अपने अपने तरीके से अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने धर्म का तो प्रसार कर रहे हो, अपने धर्म को तो प्रोपोगेट कर रहे हो और दूसरे के धर्म को, रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उनकी निंदा कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो सुलह कुल का मतलब ही यही था कि सभी धर्मों को समान समझा जाए, अपने धर्म को सुपीरियर, दूसरे के धर्म को सबसे नीचा, ये नहीं दिखाना है। तो ये सुलह कुल की नीति में नहीं था, पॉलिसी में नहीं था। इसी को अकबर ने जो है वो और ज्यादा इस पर इंप्लीमेंट किया, किसको करके, कि अकबर अबॉलिश द टैक्स ऑफ द पिलग्रिमेज। अकबर ने जो तीर्थ, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ कर, ठीक है, तीर्थ स्थान होता है, तो इस पर जो कर लगाया गया था कि कोई भी अगर तीर्थ स्थान पर जाता है तो पहले उसको एक बार टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अकबर ने क्या किया, 1563 में इस पिलग्रिमेज टैक्स को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, यानी कि रिमूव कर दिया। अब किसी को भी कोई धार्मिक स्थल पर जाने के लिए किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है 1563 में। 1564 में जजिया टैक्स को भी रिमूव कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। जजिया का क्या होता है, जजिया टैक्स होता है नॉन मुस्लिम, ये क्या होता है, नॉन मुस्लिम टैक्स होता है,
ठीक है, जो उसके राज्य में नॉन मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो जैनी हैं, या फिर बौद्धिज्म है, या फिर कोई क्रिश्चियन है, या फिर ज़ाराथुस्त्रियंस है, XYZ, कोई भी जो मुस्लिम से बिलोंग ना करता हो, मुस्लिम कम्युनिटी से, वो कोई और ही कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, तो उसको एक तरह का टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब अकबर ने क्या कर दिया, इसको अबॉलिश कर दिया 1664 में। बैक टू बैक है ये, ठीक है, ध्यान से देखना। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द औरंगजेब द जजिया वाज री इम्पोज्ड ऑन द नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, सोवर्निटी एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोवर्निटी क्या होता है? सोवर्निटी होता है कि देखो, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, मतलब कि इंडिया में सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती है, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में बताया गया कि अबू फजल डिफाइंड द सोवरिटी एज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट द एम्परर प्रोटेक्ट द फोर एसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट। अकबर, एम्परर क्या करता था, यहां पर देखना, एम्परर प्रोटेक्ट का मतलब होता है उनको सुरक्षित करना, द फोर एसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो चार तरीके से अपने सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट किया करता था। लाइफ, प्रॉपर्टी जिसको माल कहते थे, लाइफ को जान कहते थे, ऑनर को नामस कहते थे, एंड द फेथ दिन। इन रिटर्न द डिमांड्स ऑबिडियंस एंड द शेयर ऑफ द रिसोर्सेज। बदले में लोग क्या करते थे, उनको अपनी लॉयल्टी, अपनी ऑबिडियंसी शो करते थे कि अगर राजा हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रहा है तो हम भी राजा के लिए इस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कैपिटल्स एंड द कोर्ट्स कैपिटल सिटीज। अब आपने भी देखा होगा कि बाबर के टाइम में कैपिटल कुछ और थी, अकबर के टाइम में कुछ और थी, फिर शाहजहां, ये जो औरंगजेब है, इनके टाइम में कुछ और थी। ध्यान से देखना, द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वाज इट्स कैपिटल, मतलब इनका जो हार्ट होता है, दिल होता है, ठीक है, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री की जो कैपिटल होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही मुगल एम्परर्स के लिए उनकी कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। So heart of the Mughal Empire was its capital where the court assembled, जहां पर उनका कोर्ट, उनका दरबार, देखो जहां पर कैपिटल होती है ना, वहीं पर ही देश की सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज होती है वहीं से ही परफॉर्म होती है, वहीं से रूल रेगुलेशंस बनते हैं, पूरे देश में लागू किए जाते हैं। तो ये कैपिटल जो है, कोई भी किसी भी कंट्री की कैपिटल होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द कैपिटल सिटी ऑफ द मुगल फ्रीक्वेंटली शिफ्टेड ड्यूरिंग द 16 एंड द 17th सेंचुरी। तो देखो यहां पर देखना ध्यान से, द कैपिटल सिटीज ऑफ द मुगल फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, ठीक है, अगेन एंड अगेन, राइट, अगेन एंड अगेन, बार बार इसको शिफ्ट कर देते थे। और ये शिफ्ट करने का सिलसिला खास करके 16 और 17 सेंचुरी में चला। बाबर टुक ओवर द लोधी कैपिटल। बाबर ने जब लोधी को हराया, इब्राहिम लोधी को, तब उसकी कैपिटल कौन सी थी? आगरा। बट ड्यूरिंग द 4 years द रूल ऑफ द कैपिटल वॉज कैप्ट ऑन मूविंग। ठीक है, फिर उसके बाद से कैपिटल को चेंज करने का सिलसिला चल गया। अकबर ड्यूरिंग द 1560s बिल्ट अ फोर्ट दैट इज आगरा। अकबर की क्या थी? आगरा। ठीक है, यूजिंग द रेड स्टोन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एडजॉइनिंग द रीजन्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया? लाहौर भी थी, ठीक है, और ये आप फतेहपुर सीकरी जो कि अकबर बनाएगा, अपनी फतेहपुर सीकरी किसको बनाएगा? कैपिटल बनाएगा। आगरा भी थी, ठीक है, फिर दिल्ली को कैपिटल बनाया जाएगा। तो ये जो कैपिटल को शिफ्टिंग करने का सिलसिला था ना, ये मुगल एम्पायर में काफी चलता है। ठीक है, अगेन एंड अगेन फ्रीक्वेंटली चलता रहता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं द मुगल कोर्ट। द कोर्ट फोकस्ड ऑन सोवरेन नेचर। सोवरेन नेचर का मतलब जो सभी धर्मों को समान समझते हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं किसी के साथ में। नेचर ऑफ द एम्पायर, द सेंटर पीस वॉज द थ्रोन। सेंटर पीस क्या था? थ्रोन था। मतलब हर कोई इस सत्ता के लिए तो लड़ रहा था ना, एक को मार करके फिर उसकी सत्ता हासिल करना, यही सब चल रहा था। ठीक है, वॉज द थ्रोन। थ्रोन को क्या कहते थे? थ्रोन को तख्त कहा जाता था, कि हम उसका तख्त पलट देंगे, तख्ता पलट देंगे। अब वो तख्ता किसको बोलते थे? सिंहासन को बोलते थे। ठीक है ना। तो द तख्त विच गेव द फिजिकल फॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ द सोवरेनिटी एट द एक्सिस मुंडी। ठीक है, एक्सिस मुंडी इज अ लैटिन फ्रेज फॉर अ पिलर और द पोल दैट इज विजुअलाइज्ड एट द सपोर्ट ऑफ द अर्थ। देखो क्या होता है ये एक्सिस मुंडी, क्या होता है? जैसे ये अर्थ है ना, थोड़ी सी तो टिल्टेड है, इतना तो पता होगा ना, मतलब थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है, राइट। तो ये क्या है? जैसे एक उस पर एक्सिस पर ऐसे घूमती रहती है ना, ऐसे से घूमती रहती है ना, तो सेम वैसे ही है ये। ठीक है, ये इस तरह से घूमती रहती है। तो ये जो एक थ्रोन था, तख्त था, इस तख्त से ही, इस सिंहासन से ही वो पूरा का पूरा एम्पायर ना घूमता रहता है।
सारी एक्टिविटी इस तख्त के कारण ही होती रहती है। तो इसको क्या बोला गया है? एक्सिस मुंडी। एक्सिस मुंडी इज अ लैटिन फ्रेज, ठीक है, लैटिन फ्रेज फॉर अ पिलर और पोल दैट विजुअलाइज्ड एज अ सपोर्ट ऑफ द अर्थ, द ऑर्नामेंटल क्लोथ कवरिंग द थ्रोन, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता था? क्लोथ से कवर किया जाता था, बहुत सुंदर सुंदर से सजाया जाता था। किसको? सिंहासन को, थ्रोन को। वाज द सिंबल ऑफ द किंगशिप इन इंडिया फॉर 1000 years। तो जितना सुंदर वो होगा, सिंहासन होता है, तख्त होता था, तो राजा की ब्यूटी, राजा की इन द सेंस की थ्रोन की ब्यूटी ना उसी से आंकी जाती थी कि देखो कितना सुंदर से इसको सजाया गया है, तो ये कितना पावरफुल होगा। जैसे कि उसमें शाहजहां ने अपने शासनकाल में अपने लिए एक मयूर सिंहासन बनवाया था, पिकॉक थ्रोन जिसको बोलते हैं, जिसको बाद में कौन उठाकर ले गया था? जिसमें कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था, है ना। कौन ये कोहिनूर का हीरा या पूरे के पूरे मयूर सिंहासन को ही किसने उठा लिया था, उठा करके अपने वापस ले गया था? कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मयूर सिंहासन को लेकर के और वो अपने वहां चला जाता है। तभी से लेकर आज तक हमें हमारा कोहिनूर का हीरा नहीं मिला, है ना। हाँ कि पता तो है कि ये इंग्लैंड के पास है, लेकिन प्रूफ नहीं है ना, ठीक है। था तो ये जब इसको आंध्र प्रदेश की गुंटूर उससे खान से निकाला गया था, तब तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे 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 करके अभी छोटा सा रह गया है ना। लेकिन फिर भी अभी इंडिया के पास नहीं है ये। तो खैर ये तो एक दूसरी बात हो गई। फंक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के क्या क्या फंक्शन होते थे? द एम्परर बिगेन हिज डे द सनराइज। जो एम्परर होता था वो जब सनराइज होता था, सूर्य उदय होता था, उसी के साथ उसका दिन भी शुरू होता था। विद द पर्सनल रिलीजियस द डिवोशन। तो इसके दिन की शुरुआत ना इबादत से होती थी। जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं ना, हिंदुओं में क्या करते हैं? सुबह सुबह 4 बजे उठ के, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं 4 बजे उठ करके आरती वारती, भगवान का भजन करना, ये वो करते हैं ना। तो ऐसे ही जब इन मॉर्निंग होती थी तो ये इबादत किया करते थे, ठीक है, डिवोशन और द प्रेयर देन अपीयर्ड ऑन द स्मॉल बालकनी। तो ये अकबर ने क्या किया था? झरोखा दर्शन चलाया था, ठीक है। तो ये जो झरोखा दर्शन है, इसका मतलब ये होता है, और ये किसने चलाया था? यहाँ पर ये देखो, ये चलाया था अकबर ने, ठीक है। ये जो सिस्टम था ये अकबर ने चलाया था कि जब भी वो क्या होता था, इबादत करके बाहर आता था, इबादत खाना जहां पर वो इबादत, अल्लाह की इबादत किया करते थे, ठीक है, उनको याद किया करते थे अल्लाह को। तो जब अल्लाह की इबादत करके बाहर आते थे तो बालकनी से लोगों को दर्शन दिया करते थे, ठीक है। और लोग ऐसा समझते थे कि यही हमारे भगवान है, और ये अभी जो है वो भगवान की जो ब्लेसिंग्स हैं इनके ऊपर हैं, और जब ये हमें ब्लेसिंग्स देंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो इनके दर्शन के लिए ना पहले ही बहुत बड़ी बड़ी लाइन लग जाती थी, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था झरोखा दर्शन वाला, तो ये अकबर ने चलाया था। अ क्राउडेड पीपल, सोल्जर्स, द मर्चेंट्स, द क्राफ्ट पर्सन, इसमें बहुत सारे लोग इनके दर्शन के लिए आते थे, ठीक है, जैसे भगवान के दर्शन करते हैं। तो पीजेंट्स, वुमेन एंड विद सिक चिल्ड्रन बिलो वेटेड फॉर अ व्यू दर्शन ऑफ द एम्परर। झरोखा दर्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अकबर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रोडिंग the acceptance of the imperial authority as the part of the popular faith। तो जो इनके दर्शन करने के लिए आता था, इनके सामने सर झुकाता था, इसका मतलब ये कि उन्होंने मुगलों का जो रूल है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। द मुगल किंग सेलिब्रेटेड द 3 मेजर फेस्टिवल्स। तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मुस्लिम रिलीजन्स में जो भी एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटी होती है, उन्हीं को फॉलो किया करते थे, बल्कि अकबर और शाहजहां के टाइम में तो हिंदू फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किया करते थे। तो इनका मतलब ये था कि इसको एक सोजन इसीलिए माना गया है कि किसी भी धर्म के लिए कोई भी उनके लिए किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई थी। तो मोनार्क एंड द नौराज ऑफ द, जैसे नौराज कहते हैं नवरात्रि वाले उसको टाइम पीरियड को, ठीक है, इन द इरानियन द न्यू ईयर ऑफ द वर्नल द यूनिक्स। तो जिस तरीके से इंडिया में होली, दीपावली और ये जो नवरात्रि वगैरह सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो ये उनके टाइम में भी होते थे। और अकबर को तो कई बार होली खेलते हुए दिखाया भी गया है ना। शायद आपने मूवी देखी होगी कि नहीं देखी होगी, नहीं देखी होगी तो एक बार देख लेना। द टाइटल एंड द गिफ्ट। मुगल एम्परर अडॉप्टेड द ग्रेट टाइटल। मुगल एम्परर्स को बहुत सारी बड़ी बड़ी टाइटल्स दी जाती थी। टाइटल से ना एक तरह से जो बाहर के लोग उनको जो भी सुनेंगे, अब जैसे बादशाह, ठीक है, और जैसे महाराजा धीराज, तो एक तरह से ना किसी ने देखा नहीं होगा लेकिन नाम सुनते उनके पावर का अंदाजा लग जाता था। तो ये टाइटल्स इतना रोल प्ले करते थे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। मुगल एम्परर्स अडॉप्टेड द ग्रेट टाइटल, दीज इंक्लूडिंग द जनरल टाइटल्स लाइक द
शहंशाह, ठीक है, राजाओं के राजा, महाराजा महाराजा कौन, ये जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं। अब ये शहंशाहों के शहंशाह मतलब कितने बड़े होंगे वो, राइट। तो शहंशाह, द किंग ऑफ द किंग, शहंशाह का मतलब होता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, शहंशाह का मतलब होता है राजाओं के राजा। और द स्पेसिफिक टाइटल टेकन बाय द इंडिविजुअल किंग अपॉन द गेटिंग इनटू द थ्रोन, लाइक द जहांगीर। जहांगीर का मतलब होता है वर्ल्ड सीजर, पूरे दुनिया को जीतने वाला, ठीक है। और शाहजहां का मतलब होता है दुनिया का राजा, मतलब पूरी दुनिया का राजा, और ये पूरी दुनिया को जीतने वाला। इन दोनों को अलग अलग ध्यान से देखना है, समझना है। द टाइटल आसिफ खान, एक टाइटल और थी आसिफ खान, फॉर वन द हाईएस्ट मिनिस्टर्स बिगेन विद द आसिफ, ठीक है। ये टाइटल थी, किसी का नाम नहीं था, ठीक है। आसिफ द लेजेंडरी मिनिस्टर ऑफ द प्रॉफिट किंग द सुलेमानी सोलोमन। इसको ये आसिफ खान की उपाधि दी गई थी किंग सुलेमानी को, ठीक है, जो कि उनके दरबार में कर्टियर था। किसके दरबार में? औरंगजेब के दरबार में। द टाइटल मिर्जा राजा वॉज गिवन बाय द औरंगजेब, ठीक है। अच्छा, ये तो उसमें था, क्या बोलते हैं, शाहजहां के टाइम पे, ठीक है, अकबर के टाइम पे। सो द टाइटल मिर्जा राजा वॉज गिवन बाय द औरंगजेब। ये जो मिर्जा राजा था, ये भी बच्चे एक टाइटल थी, ठीक है, ये क्या थी, एक टाइटल थी। तो इस टाइटल को दिया था औरंगजेब ने, ठीक है। हु द टू हाईएस्ट रैंकर्स द नॉबल्स जय सिंह, और ये किसको इसको दी थी? जय सिंह और जसवंत सिंह को, जो कि हिंदू रूलर्स थे। तो आलमगीर ने, यानी कि इसने, औरंगजेब ने जय सिंह को और जसवंत सिंह को ये टाइटल दी थी, कौन सी? मिर्जा राजा की। और इसको सुलेमानी को, ठीक है, सुलेमानी को आसिफ खान की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हालांकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट बच्चे करना तो पड़ेगा ये, ठीक है, बस खत्म होने वाला है। द टर्म हारिम इज फ्रीक्वेंटली, अब क्या आता है? इंपेरियल हाउस होल्ड, यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द टर्म हारिम इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू रेफर टू द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल एम्परर, ठीक है। तो अब हम इस हारिम वर्ड को जानेंगे, ठीक है। तो इट ऑरिजिनेटेड इन द पर्शियन वर्ड दैट इज हरम, ठीक है। तो ये हारिम जो है, ये हरम शब्द से निकला हुआ है, ठीक है, जो कि एक पर्शियन वर्ड था। मीनिंग अ स्केयर्ड प्लेस, इसका मतलब होता है एक पवित्र स्थान। क्या होता है इसका मतलब? होली प्लेस, ठीक है, एक पवित्र स्थान, जिसको हिंदी में बोलते हैं पवित्र, राइट। द मुगल हाउस होल्ड कंसिस्टेड ऑफ द एम्परर्स वाइफ्स एंड द कंक्यूबाइंस। कंक्यूबाइंस देखो क्या कहते हैं, द मुगल हाउस होल्ड कंसिस्टेड द, अब एक राजा की एक ही रानी नहीं होती थी, मुस्लिम्स में तो बहुत सारी रानियां होती थी, ठीक है, बेगम होती थी। तो मुगल हाउस होल्ड कंसिस्टेड द एम्परर्स वाइफ्स एंड द कंक्यूबाइंस ह्यूमन वुमेन लिविंग विद अ मैन विदाउट गेटिंग मैरिड। मतलब ये किसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये वो कुछ होती थी, जैसे एक कोई भी वुमेन लगा लो, वो बिना शादी के अगर किसी रूलर के साथ में, किसी पर्सन के साथ में रहती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? हिज नियर एंड डिस्टेंट लाइक द मदर, स्टेप मदर, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको एक कंक्यूबाइंस वाली फॉर्म में उनको यूज किया, मतलब उनको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। हिज नियर एंड द डिसेंट द रिलेटिव लाइक द मदर, स्टेप मदर। और इनके अलावा एक तो वो होती थी जो उनकी रियल बेगम होती थी, ठीक है, और एक वो होती थी जो बिना शादी के उनके साथ रहा करती थी, ठीक है। सो हिज नियर एंड द डिस्टेंट, तो इनके राजाओं के साथ में उनकी मदर भी रहती थी, स्टेप मदर भी रहती थी, फॉस्टर मदर यानी उनकी मासी भी रहती थी, सिस्टर्स, डॉटर इन लॉ, आंट, चिल्ड्रन एंड फीमेल सर्वेंट एंड द स्लेव्स। ये इतने सारे लोग इनके महल में रहते थे। अब ये जो मैंने बताया है कि एक जो वो वुमेन होती थी जो बिना शादी के उनके घर में रहती थी, उनको क्या कहा जाता था? यहाँ पर ध्यान से देखना। फॉर द राजपूत एंड द मुगल मैरिज वॉज मीन्स टू बॉन्ड अ पॉलिटिकल। राजपूत और ये मुगलों का जो एक बीच का रिलेशन था ना, वो क्या था कि पॉलिटिकल एरेना से, ठीक है, कि एक राज्य ने दूसरे राज्य पर अटैक किया, लेकिन उन दोनों की मित्रता भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती थी कि किसी मुगल रूलर ने, जैसे अकबर ने जोधाबाई से शादी करी थी, सेम वैसे ही मुगल मैरिज वाज मीन्स टू बॉन्ड। मुगल मैरिज मतलब राजपूत और मुगल मैरिज के मतलब क्या था? दोनों के बीच में जब रिलेशंस बनते थे तो बॉन्ड, इसका एक सीधा सा मतलब था कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप होने चाहिए। देखो, अगर किसी मुगल एम्परर ने किसी
किसी ये जो है आपके राजपूत लड़की से शादी करी है, इसका मतलब मुगल एम्परर के संबंध जो है वो अब राजपूत के साथ हो गए और राजपूतों का जितना एरिया था वो मुगलों के अंडर में अब आ गया है। तो इसका एक पॉलिटिकल रीजन भी माना जाता है। So the Mughal household, the distinctions was the maintain between the wife who came from the royal families. उसको क्या कहा जाता था? बेगम, जिसके साथ शादी होती थी, ठीक है, जो मेन शादी होती थी बेगम कहा जाता था। एंड अदर 5 जो बिना शादी के रहती थी उसको आगाज कहा जाता था, ठीक है, आघा, ठीक है। Who were not a noble birth, तो जो कि एक नॉबल बर्थ नहीं थी, मतलब एक रॉयल फैमिली में उनका जन्म नहीं हुआ था, बट वो उनके साथ रहती थी और इसको आगा कहा जाता है। द क्यूबकाइंस, द कंक्यूबाइंस, अब वो जो वर्ड आया था कंक्यूबाइंस उसको कहते थे आगाछा और द लेसर आगा, ठीक है। अब ये वो होती थी कि जो उनकी मर्जी से लाई गई थी, और ये वो होती थी द कंक्यूबाइंस होती थी जिनको कि आगाछा कहा जाता था या लेसर आगा, ये इनसे कम थोड़ी वैल्यू इनकी कम होती थी, किनकी? इनकी, ठीक है। ऑक्यूपाइड द लोएस्ट पोजीशन इन द हायरार्की ऑफ द फीमेल इंटीमेटली रिलेटेड टू द लॉयल्टी, ठीक है। तो ये क्या होती थी? ना किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, ना किसी दूर दूर तक उनके रिलेशन में आती थी, तो ये वो लेडीज होती थी, ठीक है, एट द लोएस्ट पोजीशन इन द हायरार्की ऑफ द फीमेल्स इंटीमेटली रिलेटेड द रॉयल्टी। तो क्या होता था कि इनके उसमें रहती थी, रॉयल प्लेस में रहती थी, लेकिन इनका कोई इतना मान सम्मान नहीं था जितना कि बाकी के बेगम का, आगाज का और इनका होता था, ठीक है। इनका बहुत ही नीची कैटेगरी में रखा गया था। तो एक सबसे ऊंची कैटेगरी में कौन हो गई थी? बेगम हो गई थी। दूसरी कैटेगरी में, ठीक है, कौन हो गई थी? आगाज हो गई थी। और सबसे नीची कैटेगरी में जो कि उनके महल में रहती थी, इनको सबसे लोअर पोजीशन दी गई थी और इनको क्या कहा जाता था? कंक्यूबाइंस, ठीक है, या इनको क्या कहा जाता था? आगाछा। मुगल क्वींस एंड द प्रिंसेस आफ्टर द नूरजहां, ठीक है। तो नूरजहां कौन थी? ये कौन थी? किसकी वाइफ थी? नूरजहां वाइफ थी जहांगीर की, ठीक है। कौन, किसकी वाइफ थी? जहांगीर वाइफ, ठीक है। जहांगीर की वाइफ थी कौन? नूरजहां। नूरजहां का मतलब होता है, नूर का मतलब होता है चमक, आभा, ठीक है, और जहां का मतलब होता है पूरी दुनिया। तो पूरी जहान की, पूरी दुनिया की ब्यूटी सिमट कर आ गई है नूरजहां में, है ना। तो इसीलिए जहांगीर ने इसका नाम दिया था नूरजहां, ठीक है। इसका रियल नेम क्या था? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना जरा। मुगल क्वीन एंड द प्रिंसेस स्टार्टेड कंट्रोल द ग्रेट अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल। ऐसा नहीं था कि ये जो है, जब इनको नूरजहां पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती थी और ये जहांगीर को भी गाइड किया करती थी, सजेशंस दिया करती कि ऐसे चाहिए, ऐसे करने चाहिए, ऐसे करने चाहिए। फिर बाद में जो है इनकी बेटियां भी, इनकी जो डॉटर्स होती थी वो भी धीरे धीरे इनके जो कोर्ट में जो भी फाइनेंशियल वर्क होता था उसमें पार्टिसिपेट करने लगी। शाहजहां डॉटर जहान आरा और रोशन आरा एंजॉय द एनुअल, इनको भी दूसरे दरबारियों की तरह ना सैलरी दी जाती थी काम करने की। तो कौन थी ये? शाहजहां की 2 डॉटर थी, जहान आरा और रोशन आरा। मुगल क्वीन एंड द प्रिंसेस, तो ये कौन है? गुलबदन है। ध्यान से देखना, गुलबदन शी वॉज द डॉटर ऑफ द बाबर, हुमायूं की सिस्टर एंड अकबर्स आंट, कुड राइट फ्रीक्वेंटली इन द टर्किश पर्शियन। तो इन्होंने क्या किया? हुमायूं नामा को लिखा था। और ये कौन थी? ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये जो गुलबदन थी कौन थी? ये बाबर की डॉटर, बाबर की डॉटर थी, ठीक है, हुमायूं की सिस्टर थी और अकबर की आंट थी। इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है, जो कि हुमायूं के लाइफ के ऊपर लिखी गई बुक थी, विच गेव अस द इंटरेस्टिंग व्यू इनटू द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स। और इसने मुगल्स की डोमेस्टिक लाइफ के बारे में, यानी कि घरेलू जिंदगी के बारे में उन्होंने काफी कुछ इसमें लिखा है। इंपेरियल ऑफिसर्स, रिक्रूटमेंट एंड द रैंक, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। द मेन पिलर ऑफ द मुगल स्टेट वॉज इट्स ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हु वर रेफर्ड एज द नोबिलिटी बाय द हिस्टोरियन, ठीक है। तो मेन पिलर कौन होते थे? जो कि उसके दरबारी होते थे, वो अलग अलग तरह के काम किया करते थे। द नोबिलिटी वाज रिक्रूटेड बाय द डिफरेंट एथनिक एंड द रिलीजन ग्रुप, अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी से ये लोग होते थे जो उनके कर्टियर्स बनते थे। अकबर रॉयल सर्विस, द तुरानी, अकबर के कोर्ट में तुरानी, ईरानी, ठीक है, हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे। नॉबल्स वर प्रेजेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ मेकिंग ऑफ द पॉलिटिकल थियोरी।
From the 1560 onwards, the two group of the Indian origin ruling groups entered the royal services. ठीक है, तो 1560 में क्या होता है कि इंडिया के origin से उनके दरबार में, जैसे हिंदू रूलर थे, राजा मानसिंह थे, वो उनके दरबारी बनते हैं ना, उनके कोर्ट में काम करने लगते हैं। ठीक है, तो ये 1560 से सिलसिला चालू होता है। दे वर राजपूत एंड द इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, शेखजादा और इंडियन मुस्लिम थे शेखजादा, जिनको बोला जाता है राजपूत। चीफ नेम राजा भारमल कछवाहा ऑफ द अम्बे। ठीक है, और इनके जो मुगल में हिंदू राजा थे, एक और राजा का नाम दिया है राजपूत चीफ नेम। ठीक है, जिनका नाम था राजा भारमल कछवाहा ऑफ द अम्बेर। ये अम्बेर के राजा थे। वॉज द फर्स्ट वन टू ज्वाइन, जिन्होंने सबसे पहले उनके कोर्ट को ज्वाइन किया था। ठीक है, रॉयल रोल ऑफ द नॉबल्स इन मिलिट्री। द नॉबल्स पार्टिसिपेटेड इन द मिलिट्री ऑपरेशन। अब मिलिट्री में तो बहुत सारे काम होते हैं, अलग अलग तरह के काम होते हैं, तो किसी को कोई डिपार्टमेंट दिया होता है, किसी को कोई डिपार्टमेंट दिया होता है। द नॉबल्स पार्टिसिपेटेड इन द मिलिट्री ऑपरेशन विद देयर आर्मीज एंड ऑल्सो सर्व एज ऑफिसर ऑफ द एम्पायर इन द प्रोविंसेस। फर्स्ट आता है अकबर हु डिजाइन द मनसब सिस्टम। अभी मनसबदारी क्या होता है? ठीक है, मनसब होता है कि एक तरह की पोस्ट होती है। ठीक है, तो ऑल्सो स्टैब्लिश द स्पिरिचुअल रिलेशन विद द सिलेक्टेड ग्रुप। राइट, तो ये क्या होता है? मनसब होता है, एक तरह की वो होता है, सिस्टम होता है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया उनकी आर्मी में, तो उनको लैंड ग्रांट कर देते थे, या उनको कोई प्रोविंसेस ग्रांट कर दिया करते थे कि ये वाला एरिया तुम्हारा है। ठीक है, ये वाली प्रोविंसेस तुम्हें हैंडओवर की जाती है, तो इसकी देखभाल तुम्हें करनी है। तो वो क्या हो जाती थी? मनसबदारी हो जाती थी किसी भी एरिया को। ठीक है, अब इंडिया में जो भी एरिया होता था, तो ये एक एरिया अगर जिसको दिया जाता था तो उसको कहा जाता था मनसबदारी। ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? मनसबदारी। और ये जो मनसब सिस्टम था, ये अकबर ने स्टार्ट किया था, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद द सिलेक्टेड ग्रुप। और इनके कुछ स्पिरिचुअल रिलेशंस भी होते थे इनके साथ में। सो हिज नोबिलिटी बाय द ट्रीटिंग एज हिज डिसाइपल, दैट इज मुरीद। देखो, अकबर हु डिजाइन द मनसब सिस्टम ऑल्सो स्टैब्लिश द स्पिरिचुअल। ऑल्सो कहा गया, इसके साथ साथ में उनके स्पिरिचुअल रिलेशंस भी होते थे। ठीक है, जो इनके क्या होते थे? जो इनके प्यूपिल्स होते थे, स्टूडेंट होते थे, उनको क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी ना, ऐश्वर्या राय की और रणवीर सिंह की, है ना, वो कौन सी मूवी थी? ऐ दिल है मुश्किल ना। तो वो जैसे जैसे शायरी सुनाती रहती है, तो वो कहते हैं मैं आपका मुरीद हो गया। मुरीद करने का मतलब मैं आपका फैन हो गया हूँ, इस तरीके से। तो वो फैन वर्ड जो होता है वो मुरीद को ही होता है, कहता है। ठीक है, आप किसके फैन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, आई विल वेट फॉर यू। So all the holders of the government officer had rank the mansab. ठीक है, so had rank the called mansab. तो सभी ऑफिसर्स की, गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी राजा के दरबार में काम करते थे, ठीक है, उनको रैंक दी जाती थी, जिसको मनसब कहा जाता था। which comprise the two numerical designation, that is जात। एक मनसब के अंदर, ठीक है, एक मनसब के अंदर क्या होता था? दो तरह की डेजिग्नेशन होती थी। डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दो तरह की डेजिग्नेशन होती थी। एक तो होती थी इनकी जात। जात क्या होता है? विच इंडिकेट द पोजिशन ऑफ द इंपीरियल हायरार्की एंड द सैलरी ऑफ द ऑफिशियल मनसबदार। अब ये जो मनसब को जो सैलरी दी जाती थी उसको क्या कहते थे? ठीक है, उसको क्या कहते थे? मनसबदार कहते थे। ठीक है, और ये क्या होता था? ये एक तरह का ना विच इंडिकेट द पोजिशन, ये जात पोजिशन होती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल की प्रिंसिपल होता है आपके स्कूल में, प्रिंसिपल के नीचे मैम होती है, आपकी टीचर होती हैं। ठीक है, मैं जो सर हैं या मैम है, कोई भी है, तो वो इनके नीचे काम करते हैं। या फिर आप अपने घर में लगा लीजिए, दादाजी हैं, फिर उनके बाद आपके ताया जी हैं या पापा जी हैं, कोई भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो उनकी एक पोजीशन है ना कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल से नीचे कोई भी हेड कोऑर्डिनेटर होगा। ठीक है, जो कि उनके अंडर में काफी सारी टीचर्स आती होंगी, तो उनको रिपोर्ट करती हैं। तो वो क्या हो गया? वो उनका डेजिग्नेशन हो गया कि ये जो है वो HOD है, यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। वो क्या हो गया? वो उनका डेजिग्नेशन हो गया। राइट, अब जैसे मान लीजिए मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो मेरी पहचान क्या है? कि मैं हिस्ट्री टीचर हूँ। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का टैग लग गया। तो सेम इसी तरह से बताया गया है कि जो जात होता था वो एक तरह से क्या होता है? पोजीशन को दर्शाता था, और जिसकी पोजीशन जितनी अच्छी होगी उस हिसाब से उसको सैलरी दी जाती थी, जिसको मनसबदार कहा जाता था। सवार क्या होता है? सवार घुड़सवार से सोच लेना क्या होता है। इस मनसब, ये जो जात होता था ना, इसके अंडर में कितने घुड़सवार होंगे ये डिसाइड करता था कि उनकी पोजीशन, जैसे मान लो किसी की बहुत हाई पोस्ट होती है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, या कोई कपड़ा मंत्री है, कोई और है, तो नीचे नीचे जिसकी जिस हिसाब से पोजीशन होगी उसको उस हिसाब से सैलरी दी जाएगी, उस हिसाब से उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी।
पुलिस फोर्स हो गई या फिर किसी भी तरह के हो। अब पीएम की सिक्योरिटी में देखो कितने सारे लोग लगे रहते हैं, जबकि एक जो मामूली जो हमारे एरिया का जो ऑफिसर होता है उसमें थोड़ी सी कम होती है ना। तो सेम ऐसे ही कि जितनी ज्यादा जिसकी पोजीशन होगी, जितनी हाई पोजीशन होगी, उसको उतनी ही ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो एक जात ये जो मनसबदार होता था, तो एक तो इनकी सैलरी होती थी, एक इनकी पोजीशन होती थी, उस हिसाब से सैलरी मिलती थी, और इनके अंडर में कितने घुड़सवार काम करेंगे, ये इनके दो डेजिग्नेशन होते थे। ठीक है, नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड द एम्पायर। मीर बख्शी ऑब्जर्व एंड डायरेक्टेड द ग्रुप ऑफ द कोर्ट राइटर। अब ये मीर बख्शी क्या होता है, ऑब्जर्व द डायरेक्टेड द ग्रुप ऑफ द कोर्ट राइटर। अब ये मीर बख्शी होता था जो क्या होता था, कोर्ट राइटर को ऑब्जर्व करता था। ठीक है, वाकिया नवीस हु रिकॉर्डेड ऑल द एप्लीकेशंस एंड द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड द कोर्ट ऑफ ऑल द रॉयल ऑर्डर्स फरमान। अब ये जितने भी फरमान होते थे, फरमान क्या होते हैं बच्चे, रॉयल ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, जो भी ये फरमान जारी किया जाता है, मतलब राजा की तरफ से कोई भी संदेश जारी किया जाता था उसको फरमान कहते थे। तो इनकी सारी देखरेख कौन करता था, ये मीर बख्शी के देखरेख में होती थी। एजेंट कौन होता था, वकील होता था। Of the nobles and the regional rulers recorded the entire proceeding of the court with the date and the time of the court session, that is पहर। पहर क्या होता है, जैसे दोपहर, आपने सुना होगा ना दोपहर। पहर का मतलब होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है ना। तो पहर, अब इनका सारा का सारा जो ये कौन से पहर में कितने, मतलब कितने पहर ये कोर्ट लगी थी, ठीक है, 2 पहर में लगी थी, 4 पहर में लगी थी, तो ये सारा जो रिकॉर्ड होता था ये कौन देखता था, राजा का एजेंट देखता था, जिसको वकील कहा जाता था। ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब बोलोगे मैडम बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, बंद कर दो, बिल्कुल करेंगे। द हेड ऑफ द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन बच्चे सीयूटी जैसे एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको नॉलेज भी तो इस हिसाब से ले जानी पड़ेगी ना। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर, सूबेदार, हु रिपोर्टेड द डायरेक्टली टू द एम्परर। द सरकार, अब देखो, द हेड ऑफ द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर। इस गवर्नर को ही क्या कहते थे, सूबेदार कहते थे। किसको कहते थे सूबेदार, जिसके अंडर में कोई एरिया होता था। ठीक है, इसको क्या कहते थे, सूबेदार कहते थे। हु रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द एम्परर, कि वो जो प्रोविंसेस उसको दी गई हैं, जो भी एरिया उसको दिया गया है, उसकी डायरेक्ट रिपोर्ट किसको करता था, वो राजा को किया करता था। बीच में कोई मीडिएटर नहीं था, वो जाकर के सीधा रिपोर्ट करता था राजा को। द सरकार इनटू विच ईच सूबा, ठीक है, अब ये कौन होता था, द सरकार इनटू विच ईच सूबा वाज डिवाइडेड। सूबा का मतलब होता है एरिया। ठीक है, सूबा के हेड को क्या कहा जाता था, ये क्या होता है, सूबा, और सूबा के हेड को क्या कहा जाता था, सूबेदार। क्या कहा जाता था उसको, सूबेदार। तो इसको ना डिवाइड किया जाता था, ओफन ओवरलैप्ड विद द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द फौजदार। ठीक है, फौजदार कौन होता है, कमांडेंट होता है। वो कौन है, फौजदार है। फौज का कमांडर जो होता है उसको फौजदार कहते थे। ठीक है, हु वर पोजिशंड विद द बॉडी ऑफ द ट्रूप हैवी कैवलरी, जिसके अंडर में घुड़सवार होते थे, मस्केटियर्स होते थे। ठीक है, मस्केटियर्स कौन होते थे, जो इन्फेंट्री, मतलब जो पैदल जो बंदूकधारी होते थे, जो भी उनके भाला वाला चलाते थे, तो पैदल जो सैनिक होते थे उनको कहा जाता था। ठीक है, इन्फेंट्रीमेंट विद द लाइट गन इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारे किसके अंडर में होते थे, ये सारे अंडर में होते थे किसके, सरकार के। ठीक है, सूबेदार के, सॉरी फौजदार के। ठीक है, नेक्स्ट, द सफाविद एंड द कांधार्स। Political and diplomatic relation between the Mughal king and the neighboring country of Iran and Turan depend on the control of the boundary marked by the Hindu Kush mountain, which separated Afghanistan and the region Iran and the Central Asia। ठीक है, तो ईरान और सेंट्रल एशिया को डिवाइड करने वाला हिंदू कुश वो होता है, और वहां तक के मुगल एम्पायर का पूरा लैंड एक्सपेंशन हो रखा था। द सफाविद एंड द मुगल, तो सफाविद जो ईरान में रूल करते थे, ठीक है, उनके रूलर्स को सफाविद रूलर्स कहा जाता है। तो सफाविद एंड द मुगल्स हैड अ कंटिन्यूअस डिसएग्रीमेंट ओवर द कांधार। हर कोई मुगल भी और ये सफाविद भी कांधार को अपनाना चाहते थे। द फॉरेस्ट एंड इनिशियली अंडर द कंट्रोल ऑफ द हुमायूं विच वाज कन्क्वेयर्ड बाय द अकबर। ठीक है, जो कि हुमायूं के हाथ से निकल गया था ये क्या, कांधार। ठीक है, लेकिन अकबर ने 1595 में इसको फिर से कैप्चर कर लिया, और इस तरह से कांधार अकबर के अंडर में आ जाता है। लेकिन फिर बाद में फिर से ये चला जाता है औरंगजेब के हाथ से, और फिर बाद में ये उनके हाथ नहीं आता है। ठीक है, सफाविद कांधार, तो ये रहा सफाविद कांधार। देखो यहाँ पर अभी मैंने जो आपको बताया था, ये क्या है, ये मुगल्स है। ठीक है, यहाँ पर सफाविद है, और ये क्या है, पूरा हिंदू कुश माउंटेन। ठीक है, तो ये इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है।
राइट, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया। तो इस तरीके से आप मैप में देखो। Ottoman pilgrimage and the trade. The relationship between the Mughal and the Ottoman was based on the concern to ensure the free movement for the merchant and pilgrimage in the territory under the Ottoman control. ये वही Ottoman Empire होगा जो बाद में जो वो आएगा ना, खिलाफत मूवमेंट आएगा, जो गांधी जी से वो हेल्प मांगने के लिए जाते हैं, खिलाफत कमेटी बनती है, इसी के बाद से खिलाफत। तो ये वो है कि रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल एंड द ऑटोमन। तो मुगलों का ऑटोमन के साथ में जो रिलेशन बना वाज बेस्ड किसके ऊपर बेस्ड था? कंसर्न टू एंश्योर द फ्री मूवमेंट ऑफ द मर्चेंट। इन दोनों के बीच में एक डील होती है कि ना तो तुम मेरे मर्चेंट्स को मना करोगे डील करने से, ना मैं तुम्हारे करूंगा, तो दोनों आपस में मिलकर के ट्रेड किया करेंगे, ना ही पिलग्रिमेज आने जाने में तुम एक दूसरे को, दोनों को मना करोगे। ठीक है, दिस वॉज मोर ट्रू फॉर द हिजाज, द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन अरेबिया। तो वहां पर कहाँ, ये जो हज की यात्रा के लिए जाते हैं ना, तो ये तभी से सिलसिला शुरू हुआ था कि हज वो जो मक्का मदीना है वो उस तरफ है, ताकि इंडिया से या जो जहां पर मुगल रूल करते थे वहां से कोई भी अगर वो हज की यात्रा के लिए जाएगा तो ऑटोमन एम्पायर में उसको किसी को मना नहीं किया जाएगा। अरेबियन वर द इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर्स, मक्का एंड मदीना वर लोकेटेड, मक्का एंड मदीना वर लोकेटेड देयर, राइट। तो आज भी वहां पर जाने में जो है किसी को किसी तरह की मनाही नहीं होती है, हर कोई वहां पर जा सकता है। तो देखो ये रहा पूरा का पूरा, मैप से आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये पूरा क्या है? ऑटोमन एम्पायर है। ठीक है, ये क्या है? पूरा ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ये ऑटोमन एम्पायर है, ये है मक्का और ये है मदीना। ठीक है, तो अब जो भी इंडिया से जाएगा उधर, तो ये जो है वो मना नहीं करेंगे किसको? तीर्थ यात्रियों को। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में क्या हो गई? सुलह हो गई कि ना तो मैं तुम्हें मना करूंगा, ना तुम मुझे मना करोगे किसी काम के लिए। तो इस तरह से ट्रेडिंग और रिलीजन में एक दूसरे का साथ देते हुए चलेंगे। जस्टिस जूसिट्स एट द मुगल कोर्ट। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं कि जूसिट्स कौन थे? ध्यान से देखना। यूरोप गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया थ्रू द थ्रू द अकाउंटेंट ऑफ द जूसिट मिशनरीज। जूसिट मिशनरीज क्या होती है कि अकबर के शासनकाल में ना कुछ क्रिश्चियंस आते हैं, है ना, मिशनरीज होती हैं। तो वो क्या करते हैं, आकर के क्रिश्चियन रिलीजन को प्रोपोगेट करती है, उसका प्रचार प्रसार करती हैं। ठीक है, तो ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स एंड द डिप्लोमेट्स, द जूसिट्स अकाउंट आर द अर्लीस्ट आइडियाज ऑफ द मुगल कोर्ट एवर रिकॉर्डेड बाय द यूरोपियन राइटर। अब वो आकर के किस तरह से अपने धर्म को प्रोपोगेट कर रहे हैं, अकबर क्यों नहीं, उस पर कोई क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि अकबर का ना धर्म पर स्टार्टिंग से ही बहुत कीन इंटरेस्ट था। तो जब वो डिबेट होती थी, ठीक है, रिलीजन डिबेट होती थी, तो अकबर खुद उसमें पार्टिसिपेट किया करता था, और लोगों की जो धर्म से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें होती थी सबको सुनता था, बहुत बहुत अच्छी तरीके से चुपचाप होकर के सुनता था। ठीक है, और सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को मिला करके उसने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना भी करी थी, जिसके सबसे पहले हिंदू जो वो बने थे, अडॉप्टर बने थे, कौन थे? बीरबल। ठीक है, उसका खास बहुत ही अकबर का। द पोर्तुगीज किंग वॉज द इंटरेस्ट इन द स्प्रेडिंग। अब ये जो पोर्तुगीज किंग थे ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे कि देखो जैसे हमारे कंट्री में क्रिश्चियनिटी को वो कर दिया गया, ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया कि ऑफिशियल रिलीजन हमारा क्रिश्चियनिटी होगा। तो हमारी कंट्री से ये दूसरी कंट्री, मतलब हमें फैलाना है ना, तो हम अलग अलग कंट्री में जाकर अपने धर्म को इतना फैलाएंगे कि एक टाइम आएगा जब पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी होगी, बाकी कोई नहीं होगा। इसी पर्पज से ये मिशनरीज इंडिया में आती है अकबर के शासनकाल में, और इस तरह से अपने धर्म को प्रचार करती है। लेकिन ठीक है, अकबर ने उनको मना नहीं किया कि तुम करो, लेकिन मैं तुम्हारा धर्म अडॉप्ट नहीं करूंगा, इसको साफ मना कर दिया गया। तुम्हें मेरे राज्य में जिसको जो भी इस आपके धर्म को अडॉप्ट कर रहा है तो वो कर सकता है, मैं उनको मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो उनका ये जो पर्पस था, कहीं ना कहीं जो पहले वो सोचे हुए था कि अकबर मना तो नहीं कर रहा है, कि अगर देखो कोई राजा ऐसा होता है कि क्यों मना कर रहे हो, कि तुम क्यों मेरे राज्य में आकर अपने अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहे हो, तो राजा मना भी तो कर सकता है, लेकिन अकबर ने तो किया नहीं। तो इन्होंने सोचा कि जब राजा इंटरेस्टेड है तो प्रजा भी इंटरेस्टेड हो जाएगी, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने में। लेकिन बाद में पता चला कि अकबर तो उनकी बातों को सिर्फ सुनता था, अडॉप्ट करने का कोई उनका इरादा नहीं था। मिशनरीज ऑफ द सोसाइटी जूसेट्स ड्यूरिंग द 16th century द क्रिश्चियन मिशंस वर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, ट्रेड एंड एम्पायर बिल्डिंग। तो ये इस पर्पज से आई थी, पोर्तुगीज सबसे पहले आए थे ना, तो वो ट्रेडिंग पर्पज से ही आती है, फिर बाद में धीरे 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 आके ट्रेडिंग स्टार्ट कर देती है। ठीक है,
तो ये अभी मैंने बताया है कि द हाई रिस्पेक्ट ऑफ द शोन अकबर टुवर्ड्स द मेंबर ऑफ द ज्यूशिट मिशंस इम्प्रेस देम डीपली। तो अकबर इससे बहुत इंप्रेस हुआ, ठीक है। दे इंटरप्रिटेड द एम्परर्स ओपन इंटरेस्ट। तो मैंने अभी बताया ना कि जब राजा ही इंटरेस्ट लेगा इसमें, तो डॉक्ट्राइन ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज अ साइन ऑफ इज द एक्सेप्टेंस ऑफ देयर फेथ। इसका मतलब ये कि सुन रहा है बातों को, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका भी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। अकबर क्वेस्ट होता है प्यास किसी चीज की, ठीक है। अकबर की धर्म के प्रति जानने की जो इच्छा थी, क्वेस्ट थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। देयर रिलीजन नॉलेज लेड टू द इंटरफेथ डिबेट इन द इबादत खाना। और जहां पर डिबेट हुआ करती थी, रिलीजन डिबेट हुआ करती थी, वो इबादत खाना में होती थी, जहां पर अभी हमने झरोखा दर्शन पढ़ा था ना, इबादत करके आते थे। सो एट द फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया, यहीं पर ही क्या करते थे, वो डिबेट किया करते थे, ठीक है। बिटवीन द लर्न मुस्लिम, सिख, जैनीज, द पारसीज एंड द क्रिश्चियन। तो इन लोगों की वहां पर डिबेट हुआ करती, तो उनकी डिबेट को, बातों को ध्यान से सुनता था अकबर। अकबर एंड अबू फजल क्रिएटेड अ फिलॉसफी ऑफ द लाइट एंड यूज द शेप ऑफ द इमेज द किंग वाज आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट। और इस तरह से उनकी बातों को सुनकर, जो अच्छे अच्छे धर्मों को लेकर, बातों को लेकर के एक जो कॉमन धर्म बनाया, इसी से ही उनकी एक कहते हैं ना कि सोच का पता चलता है कि वो किस धार्मिक प्रकृति का था, ठीक है। तो इसको ही इसने क्या किया, अबू फजल ने उसमें लिखा था, किसमें, अपनी बुक में, ठीक है, जिसका नाम है अकबरनामा। हाँ, तो अब आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आप अब हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक फैकल्टी का एक अलग ही जो है वो रूप देखने को मिलेगा, मतलब कि वो आपके नॉलेज से ही रिलेटेड है, ठीक है, वो आपके कंटेंट से ही, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो वहाँ पर अच्छे अच्छे से शॉर्ट्स, अच्छे अच्छे रील्स आपको मिलेंगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, CUET अड्डा 24/7, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा। और आज जो है वो इसका CUET के किसी भी बैच को परचेज करने पर 20% के डिस्काउंट का आज लास्ट डेट है, ठीक है। तो वो लास्ट डेट 20% के डिस्काउंट करने को आज के बाद जो है फिर वो इंक्रीज हो जाएगा, 17% ही रह जाएगा। तो लास्ट डे है, इसको जरूर से जाकर के इसको ग्रिप कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आगे कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। और CUET जैसे एग्जाम को, इतने बड़े लेवल का एग्जाम जो आने वाले 2024 में बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है, तो इसमें कॉम्पिटिशन में अपने आप को आगे निकालने के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत चाहिए होती है, अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, अच्छे मेंटर की, अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है। और ये सारी चीजें मिल रही है आपको हमारे इस अर्जुन बैच में। जाकर के इसको जल्दी से अवेल कर लीजिए, और इस पर 20% का डिस्काउंट आज आपको लास्ट में मिलने वाला है। कूपन कोड यूज कीजिएगा Y489, इसी से ही आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और ये है हमारा क्लास 12th का इग्नाइट बैच। अगर चाहो तो आप क्लास 12th की इग्नाइट बैच को भी जो जाकर के एनरोल कर सकते हो। इस पर भी आपको 17% का ना होकर के 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जल्दी से जाकर के इसको आप परचेज कर लो। डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप कूपन कोड यूज करेंगे Y489, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में उसका मुझे आंसर देंगे, ठीक है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी कि किस बच्चे ने कितना आंसर दिया है और बिल्कुल एक्यूरेट दिया है या गलत दिया है। मैं आपके मैसेजेस का वेट करूंगी, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले आपको इसको कैसे अवेल करना है, तो जाने से पहले बस ये और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको जाना है गूगल पर, ठीक है। गूगल पर जा करके आपको करना है अड्डा 24/7 टाइप। यहाँ पर अगर आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पर मिलेगा आपको अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, फिर यहाँ पर CUET मिलेगा। CUET पर आपको क्या करना है, महापैक पर भी 20% का डिस्काउंट है। महापैक पर बच्चे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको कि आपको साल भर में जितने भी बैचेज आएंगे सबका फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगा। एक बार इन्वेस्ट करोगे, साल भर तक छुट्टी, बार बार नए बच्चों के साथ में आप दोबारा रिवीजन करते रहेंगे। आपको कई बार इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महापैक में देखिए, ये रहा आपका महापैक, ठीक है। इसमें आपको बुक भी दी जा रही है, इस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है जब आप कूपन कोड यूज करेंगे Y489, ठीक है, Y489। बस इस कूपन कोड को अप्लाई कर देना है और आपको देखिए 20% का डिस्काउंट मिल गया है। अब
12 मंथ में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 11,679। 12 महीने में तुम लोग 11,000 रुपये समथिंग कुछ खर्च कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब ये कि ऑफलाइन से भी ये लोग आपको सस्ता पड़ रहा है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है, बुक्स भी दी जा रही है। ठीक है, साथ में आपको, ठीक है, और PDF भी मिलेगी, और लाइव सेशंस भी मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको डेली DPPs दी जाएंगी, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, मतलब बहुत सारी कुछ आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से जाकर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।